इस एफएफ को लेके आ गई हूँ कंप्लीट। ये ख़त्म हो गया है और वैसे इसमें ख़ास रिस्पॉन्स था नहीं, आप लोग खुद देख रहे थे, इसलिए मैंने सोचा कि एक बार में कंप्लीट कर दिया जाए। ओके। और दूसरे एफएफ की बात है तो उसे भी एक बार में ही कंप्लीट करूँगी, क्योंकि दोनों पे उतना ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं है। ठीक है, वो भी आ जाएगा कल। बस यही बताना था। चलो, और 40 मिनट तक आप लोग जिन्होंने फर्स्ट और सेकंड एपिसोड देख लिया है उसे स्किप कर सकते हैं। ठीक है, 40 मिनट तक, और अगर अपनी मर्ज़ी है तो आप देख भी सकते हैं। और हाँ, ये थोड़ा रोमांटिक होगा एफएफ, और इसको 18+ नहीं है, वो थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा पार्ट। बाकी क्योंकि मैं कुछ चीज़ों को बातों से एक्सप्रेस नहीं कर पाती, इसलिए मुझे थोड़ा सा शो करना पड़ता है। ठीक है, आप लोग समझेंगे आई होप। तो बिना देरी के अब स्टार्ट करते हैं। ओके। स्टोरी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं यूनमैंग जियांगक्लान का सीन। जियांगक्लान के एक कक्ष में कुछ लोगों के बीच बहस हो रही है। उस बहस का कारण क्या है वो तो उनकी बात जानकर ही पता लगेगा। इस कक्ष में 3 लोग मौजूद हैं, मैडम यू, जियांग फैमियन और उनका अल्फा बेटा जियांग चैंग। जियांग फैमियन कहते हैं, क्या तुम पागल हो गए हो? वो लान क्लान का ओमेगा है, हम उनसे जुड़े हुए हैं और तुम इस तरह की बातें कर रहे हो। जियांग चैंग कहता है, बाबा, मैं उसे अपना ओमेगा नहीं मानूंगा। वो बोल नहीं सकता। मुझे समझ नहीं आता आप लोग कैसे इस रिश्ते को जोड़ सकते थे। पर कोई बात नहीं, उस बात को वैसे भी सालों बीत चुके हैं। मैं उसे अपना ओमेगा नहीं मानता और ना ही मानूंगा। मैडम यू जियांग चैंग के पास आकर कहती है, चैंग, अपनी बकवास बंद करो। लानवांगजी तुम्हारा ओमेगा है और वो ही हमारे जियांग क्लान के आने वाले वारिस को जन्म देगा, और ये बात पूरा कल्टीवेशन वर्ल्ड जानता है और तुम इससे पीछे नहीं हट सकते। ये हमारी इज्जत का सवाल है। जियांग चैंग कहता है, क्या बच्चा? वो भी उसके साथ? कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं उसका चेहरा देखना भी पसंद नहीं करूँगा, तो उसे छूना तो बहुत दूर की बात है। मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है कि मैं किसे पसंद करता हूँ और मैं उससे ही मैरिज करूँगा। मैडम यू कहती है, तो मैंने कब मना किया है तुम्हें इसके लिए? तुम वैनकिंग से मैरिज करना चाहती हो, कर लेना, लेकिन सही वक्त आने पर, जब तक हालात काबू में नहीं आ जाते और लानवांगजी एक बच्चे को जन्म नहीं दे देता। उसके बाद हमारे पास बहुत से कारण होंगे तुम्हारी वैनकिंग से दूसरी मैरिज के, क्योंकि क्लान को एक ऐसे जियांग फॉरेन की ज़रूरत है जो क्लान को संभालने में तुम्हारी मदद कर सके। और लानवांगजी, वो तो बोल ही नहीं सकता, इसीलिए वो तुम्हारी मदद नहीं कर पाएगा। हमारे पास ये कारण रहेगा लान क्लान को बताने के लिए। फिर लान क्लान भी इस पर सवाल नहीं उठा पाएगा। उसके बाद तुम वैनकिंग से मैरिज कर लेना। बस थोड़ा सब्र करो। अभी तुम्हारा पहला काम है लानवांगजी के करीब जाना और जियांग क्लान को उसका वारिस देना, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि लान ओमेगा ही जियांग क्लान का पहला वारिस दे। समझे तुम? जियांग चैंग अभी भी अपनी बात पर अड़े हुए कहता है, माँ, मैंने आपसे कह दिया है, मैं उस म्यूट लान ओमेगा को देखूंगा भी नहीं, तो उसके पास जाना तो बहुत दूर की बात है। ये कहकर जियांग चैंग वहाँ से जाने लगता है। मैडम यू उसे पीछे से आवाज़ लगाते रह जाती है, जियांग चैंग, क्या तुम मेरी बातों के खिलाफ जाओगे? मैंने कहा वापस आओ, यहाँ पर वापस आओ जियांग चैंग। लेकिन जियांग चैंग वो मैडम यू की बात सुनकर भी अनसुना कर वहाँ से चला जाता है। मैडम यू बस वहाँ खड़े गुस्सा करते रह जाती हैं।
जांग फैमिया एक शाय कर अपना सर शेक करते हुए वहाँ से चले जाते हैं। उनका बेटा कभी उनकी बात नहीं मानता। उन्हें उससे कोई भी उम्मीद नहीं है। अब यहाँ से देखते हैं रात का सीन। एक जियांग ओमेगा मेड अपने हाथ में फूड की प्लेट लेकर एक दूर बने क्वार्टर की तरफ बढ़ रही है। वो वहाँ पहुंचकर डोर पर नॉक करती है। वो देखती है कि दरवाज़ा खुला हुआ है, तो वो सीधे अंदर चली जाती है। अंदर कमरे में बहुत बहुत ही कम रोशनी है। पूरा कमरा अंधेरे में डूबा लग रहा है। बस विंडो से आती चांद की रोशनी ही उस कमरे में उजाला कर रही है। वो मेड फूड प्लेट को टेबल पर रखती है और विंडो की तरफ देखती है जहाँ कोई शख्स बैठा हुआ है जिसकी बैक उसकी तरफ है और वो विंडो से बाहर की ओर देख रहा है। मेड कहती है, जियांग फोरेन, आपका खाना ला दिया है, आप भोजन कर लीजिए। सामने वाले की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। वो मेड उसे बो करती है और कमरे से बाहर निकल जाती है। डोर के बंद होने के बाद सामने बैठा पर्सन धीरे से अपना हेड टर्न करता है और फिर वापस से अपना फेस सामने की तरफ कर लेता है। यहाँ से देखते हैं जांग फैमियान, मैडम यू और जियांग चेंग को, जो तीनों अभी डाइनिंग एरिया में मौजूद है। जियांग चेंग जो भोजन कर रहा है, वो अपनी चॉपस्टिक्स को नीचे रख कहता है, माँ, आप मुझे इस तरह क्यों देख रही हैं? मैडम यू कहती है, तो क्या तुम सच में मेरी बात नहीं मानोगे? जियांग चेंग कहता है, माँ, मैं कभी इस बचकानी शादी को नहीं मानूंगा। उस समय मैं सिर्फ एक बच्चा था और ना ही मैं अब उससे दोबारा शादी करूंगा। मैडम यू कहती है, ठीक है, अगर यही तुम्हारा आखिरी फैसला है तो तुम ये सुन लो, आगे से तुम मेरे किसी भी फैसले में अपनी टांग नहीं अड़ाओगे, ना ही मैं तुम्हारी कुछ सुनूंगी। मैं लान वांगजी के साथ क्या कर रही हूँ इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं होगा। जियांग चेंग कहता है, मैं क्यों आपको रोकूंगा, आप जो चाहे करें उस ओमेगा के साथ, मुझे मतलब नहीं। मैडम यू कहती है, अब मैं वही करूंगी जो मैंने सोचा है। जियांग फैमियान कहते हैं, क्या सोचा है तुमने? मैडम यू कहती है, जियांग क्लान के वारिस को तो लान वांगजी ही बर्थ देगा। जहाँ ओमेगास अपनी खूबसूरती के पीछे भागते हैं, वही लान वांगजी, वो एक स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर है, एक म्यूट होते हुए भी। सोचो, उसका बच्चा उसके जैसा होगा, तेज दिमाग, ताकतवर। बस हमारा ही बेटा बेवकूफ़ है, जिसके दिमाग में ये सब बातें समझ ही नहीं आती। वो बस खूबसूरती के पीछे भागना जानता है। जियांग चेंग कहता है, माँ। मैडम यू कहती है, क्या मैं कुछ गलत कह रही हूँ? क्या ऐसा नहीं है, तुम वैनकिंग से उसकी खूबसूरती के लिए ही तो मैरिज करना चाहते हो? क्या मैं ये नहीं जानती? अगर तुम एक बार लान वांगजी को देख लेते तो अपने दिमाग से वैनकिंग का ख्याल कब का निकाल चुके होते। पर तुम हमारी बात क्यों ही मानोगे, जब तुम्हें करनी तो अपने मन की ही है। अब मैं भी वो करूँगी जो मैं चाहती हूँ। जियांग क्लान का होने वाला वारिस लान वांगजी से बर्थ लेगा, भले ही उसका फादर कोई और होगा। जियांग फैमिया और जियांग चेंग एक दूसरे को देखते हैं। फिर मैडम यू को जियांग फैमियन कहते हैं, यू, इस बात का क्या मतलब है? फादर कोई और होगा? मैडम यू कहती है, मैंने कुछ सोचा है, आप सभी को पता चल जाएगा बहुत जल्द। बहुत जल्द जियांग क्लान को उसका वारिस मिलेगा, जो बहुत स्ट्रांग होगा, क्योंकि वो 2 स्ट्रांग कल्टीवेटर की एनर्जी से जो जन्मेगा। मैडम यू एक जियांग डिसिपल को बुलाती है और उससे कुछ कहती है। वो जियांग डिसिपल, जी महारानी, काम हो जाएगा कहकर वहाँ से चला जाता है। जियांग फैमिया कहते हैं, यू, तुम क्या करना चाहती हो? मैडम यू कहती है,
कल आपको पता चल जाएगा। इसी तरह से ये रात गुजर जाती है। दूसरे दिन देखते हैं उसी कॉटेज का सीन जो जियांग कबीले में थोड़ी दूरी पर बना हुआ है, जिसमें एक ओमेगा रहता है जो कोई और नहीं लान वांगजी है, जो लान कबीले का राजकुमार है। लान वांगजी शांति से एक स्थान पर बैठा हुआ है। उसके सामने गुचन रखी हुई है। तभी उसके पास एक बटरफ्लाई आती है। ये बटरफ्लाई संदेश है लान कबीले से उसके भाई का। लान वांगजी उसे पढ़ता है, जिसमें उसके भाई ने कहा है, वांगजी तुम वहाँ पर कैसे हो? वहाँ पर तुम्हारा मन तो लग रहा है ना? अंकल भी तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। उन्हें तुम्हारी चिंता है वांगजी। अगर तुम्हें कभी भी हमारी याद आए या वहाँ कुछ भी सही ना लगे तो हमें तुरंत बताना। हम तुम्हारे पास वहाँ आ जाएंगे। वांगजी तुम सुन रहे हो ना? कोई भी बात अपने मन में रखने की ज़रूरत नहीं है। बेझिझक हमसे कह सकते हो। तुम्हारा भाई लाशिचन। इतना ही था उस संदेश में। लान वांगजी उसके जवाब में एक बटरफ्लाई संदेश भेजता है। मैं यहाँ पर ठीक हूँ भाई। आपको और अंकल को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और ना ही यहाँ आने की ज़रूरत है। यहाँ पर सब कुछ ठीक है। आप वहाँ पर अपना और अंकल का ध्यान रखिएगा वांगजी। लान वांगजी ने ये सब बातें उस संदेश में पहुँचा दी थी, जिसमें से सभी बातें झूठी थी। लान कबीले में कभी झूठ नहीं बोला जाता, पर वक्त ने लान वांगजी को ऐसा बना दिया है। उसे झूठ का सहारा लेना पड़ता है ताकि उसके अंकल और भाई उसके लिए ज़्यादा परेशान ना हो। लान वांगजी बचपन से ही बोल नहीं पाता है। बस उसमें यही एक कमी है। बाकी लान वांगजी एक होनहार, तेज दिमाग वाला बच्चा है। एक ओमेगा होकर भी वो एक कल्टीवेटर है। उसके अंकल और भाई ने उसे कल्टीवेशन सिखाया। लान वांगजी बोल नहीं पाता। वो हमेशा अकेला रहना पसंद करता है। लोग उसकी इस कमी का फ़ायदा भी उठाया करते हैं। उसके पीठ पीछे बातें किया करते हैं, पर लान वांगजी कभी कुछ नहीं करता। किसी को कुछ नहीं कहता। बस चुपचाप सुन लेता है और आगे बढ़ जाता है। वो इसकी शिकायत किसी से भी नहीं करता। वो ऐसा ही है। पूरे 4 महीने हो चुके हैं उसे यहाँ युनमेंग आए। तब से वो इस कॉटेज में बंद है। उसका खाना, ब्रेकफास्ट, सब कुछ कमरे में ही भिजवाया जाता है। लान वांगजी ने इस पर भी कोई सवाल नहीं किया। वो बस शांत इस अकेले कॉटेज में बैठा रहता है। ना वो यहाँ किसी से मिलता है और ना ही कहीं बाहर जाता है। लान क्लान के जियांग क्लान पर बहुत पहले किए उपकार को चुकाने के लिए लान क्लान और जियांग क्लान के बीच एक विवाह की संधि हुई। जब लान वांगजी सिर्फ 4 साल का था, उसे जियांग क्लान के अल्फा के साथ जोड़ दिया गया। इसके पीछे उसके अंकल की ये चिंता थी कि लान वांगजी जब बड़ा होगा तब उससे कौन शादी करेगा। ये जानने के बाद कि लान वांगजी बोल नहीं सकता, इस एक डर की वजह से उसे बचपन में ही किसी से बांध दिया गया और आज वो यहाँ उस क्लान में है, उस अल्फा के क्लान में, जिसे आज तक लान वांगजी ने देखा भी नहीं है। लान वांगजी अभी 18 साल का ओमेगा है। उसे नहीं पता अब आगे यहाँ पर क्या होने वाला है और ना ही वो कुछ भी जानता है। जो भी उसकी किस्मत में लिखा है उसे वो स्वीकार करना पड़ेगा। कुछ भी लान वांगजी के हाथों में नहीं है। अब यहाँ से देखते हैं जियांग कबीले के मेन हॉल का सीन, जहाँ पर मैडम यू और जियांग फैमियन उपस्थित हैं। तभी एक जियांग डिसाइपल आकर मैडम यू से कुछ कहता है, जिसे सुनकर मैडम यू के फेस पर स्माइल आ जाती है।
वो कहती हैं, उसे अंदर भेजो। झांग फैमिया कहते हैं, यू, तुमने किसे बुलाया है? मैडम यू कहती है, अभी देख लीजिएगा। उस डिसाइपल के जाने के कुछ देर बाद कोई उस हॉल में एंटर करता है। ब्लैक एंड रेड रोब्स में, एक हाथ में फ्लूइड है तो दूसरा हाथ बैक में फोल्ड है। दिखने में बहुत ही ज़्यादा हैंडसम, टॉल, मस्कुलर अल्फा है। चेहरे पर कोई भाव नहीं। जियांग फैमियान उसे देखते हैं और कहते हैं, वी वुशियान। वो अल्फा, जिसका नाम है वी वुशियान, उम्र 26 साल, वो आकर जियांग फैमियान और मैडम यू के सामने खड़ा हो जाता है। वो उन्हें ग्रीट करता है और कहता है, कुल प्रमुख, महारानी, आपने मुझे बुलाया? मैडम यू कहती है, मैंने तुम्हें बुलाया है क्योंकि तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जिसे तुम्हें पूरा करना है। जैसे कि तुम जानते हो कि तुम्हें हमेशा जियांग कबीले के प्रति वफादार रहना है। ये तुम्हारे ही पिता के कहे आखिरी शब्द थे, ये तुम्हें अच्छे से पता है। इसीलिए अपने कर्तव्य को पूरा करो। वुशियान कहता है, मैं जानता हूँ कि मेरे बाबा के कहे आखिरी शब्द यही थे कि मुझे जियांग कबीले के प्रति वफादार रहना है, लेकिन मैं अपने कुछ उसूलों पर चलता हूँ जो मैंने अपने बाबा से ही सीखे हैं। मैं जियांग कबीले के हित में जो होगा बस वही काम करूँगा और उसे ही अपना कर्तव्य समझूंगा। अगर जियांग कबीले की जिम्मेदारी के आड़ में किसी का कोई लालच छुपा हुआ होगा तो मैं उस काम को हरगिज़ नहीं करूँगा। ये सुनकर मैडम यू के हाथों की मुट्ठियाँ कस जाती है। उन्हें पता था वो वुशियान को किसी भी तरह दबा नहीं सकती और उससे कोई भी काम इजीली नहीं करवा सकती, लेकिन उन्होंने उसका हल भी ढूंढ रखा है। वुशियान किसी भी तरह से पीछे हट ही नहीं पाएगा। मैडम यू अपने फेशियल एक्सप्रेशंस को नॉर्मल रखते हुए कहती हैं, मैं जानती हूँ तुम्हें ये बताने की ज़रूरत नहीं है। ये जियांग कबीले के हित के लिए ही है जो तुम्हें करना है, जो तुम्हारी जिम्मेदारी के दायरे में आता है। वुशियान, शायद तुम इस बात से अनजान होगे कि जियांग चैंग की मैरिज बचपन में ही लान कबीले के दूसरे ओमेगा राजकुमार से तय हो गई थी। अभी कुछ महीने पहले ही राजकुमार लान युनमेंग आ पहुँचे हैं। जियांग चैंग का ओमेगा तो है, पर क्लान के सामने एक बड़ी समस्या आ गई है जिसमें सिर्फ तुम ही हमारी मदद कर सकते हो। वुशियान कहता है, कैसी समस्या? मैडम यू कहती है, युनमेंग के अगले वारिस की, जो आगे चलकर यहाँ का सेक्रेटरी बनेगा जियांग चैंग के बाद। वुशियान को समझ नहीं आता कि ये सब बातें उससे क्यों की जा रही है। क्लान के वारिस की बात है तो वो उससे की जाए जो इस क्लान को हायर देने वाला है। उसे यहाँ पर क्यों बुलाया गया है? वुशियान अपने प्लेन एक्सप्रेशंस के साथ कहता है, महारानी, ये बात आप मुझसे क्यों कर रही हैं? ये आपको राजकुमार जियांग से करनी चाहिए। मैडम यू कहती है, जियांग चैंग इसमें कुछ नहीं कर सकता, इसलिए तो तुम्हें यहाँ पर बुलाया गया है। वुशियान कहता है, मैं आपकी बात समझा नहीं। महारानी जियांग, आप क्या कहना चाहती हैं? मैडम यू कहती है, ठीक है, तो अब मैं तुम्हें साफ साफ कहती हूँ, जियांग चैंग कभी इस क्लान को उसका वारिस नहीं दे सकता। वो कभी फादर नहीं बन सकता। तुम समझ रहे हो इस बात को? वो लान ओमेगा को प्रेग्नेंट नहीं कर सकता। वुशियान के चेहरे पर हैरानी के भाव है, जैसे उसे यकीन नहीं हो रहा हो इस बात पर। जियांग चैंग फादर नहीं बन सकता, ये उसे कभी पता क्यों नहीं चला। तभी वुशियान को एक बात हिट होती है, उसे यहाँ क्यों बुलाया गया है।
वो मैडम यू को देखता है और कहता है, तो आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? मैडम यू कहती है, क्या तुम अभी भी नहीं समझे या ना समझने का अभिनय कर रहे हो? जियांग चेंग इस क्लान को उसका वारिस नहीं दे सकता, इसीलिए तुम्हें उसकी जगह इस क्लान को उसका वारिस देना होगा। यही तुम्हारा कर्तव्य है और क्लान के हित में भी। बिना हायर के कोई क्लान नहीं हो सकता। तुम समझ रहे हो मेरी बात को? ओशियान के फेस पर पहली बार शॉक के एक्सप्रेशन नजर आ रहे थे। जो मैडम यू उससे नफरत करती हैं, उन्हें अपने क्लान के लिए वो वारिस चाहिए जो ओशियान का खून हो। ओशियान अपने फेशियल एक्सप्रेशन को नॉर्मल कर कहता है, माफ़ कीजिएगा महारानी जियांग, पर मैं इसमें आपकी कोई भी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा विवाह नहीं हुआ है और ना ही मेरा किसी ओमेगा से कोई संबंध है। इसलिए मैं इसमें आपकी कोई भी सहायता नहीं कर पाऊंगा। मैडम यू एक स्माइल कर कहती है, वी ओशियान, शायद तुम मेरी इस बात को समझी नहीं। मैंने कहा तुम्हें जियांग क्लान को उसका वारिस देना होगा, वो भी जियांग चेंग के ओमेगा के साथ, समझे तुम? ओशियान के पैरों के नीचे से तो ज़मीन ही खिसक जाती है ये सुनने के बाद। वो कहता है, महारानी, आप ये क्या कह रही हैं? आपको पता भी है? मैडम यू कहती है, मुझे बहुत अच्छे से पता है और आशा है कि तुम इसे अपना कर्तव्य समझोगे और इससे पीछे नहीं हटोगे। ओशियान कहता है, महारानी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैडम यू ऊंची आवाज़ में कहती है, तुम्हें ऐसा करना होगा। क्या तुम्हारी नज़र में कोई और है जिसे मैं ये जिम्मेदारी सौंप सकती हूँ, जिस पर विश्वास करके मैं लालवांगजी को उसके पास भेज सकती हूँ? हाँ, क्या कोई है तुम्हारी नज़र में? तो तुम ही बताओ। ओशियान के हाथों की मुट्ठियाँ कस जाती है। वो अपनी आंखों को टाइटली बंद कर लेता है। मैडम यू कहती है, इससे पहले कि क्लान के लोग सवाल उठाने लगे, तुम्हें ये काम करना होगा, जल्द से जल्द। बताओ वी ओशियान, क्या तुम इस काम के लिए तैयार हो? ओशियान कहता है, ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं जियांग फॉरेन का फैसला सुनना चाहता हूँ। उनकी मर्जी के बगैर मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। अभी मुझे इजाज़त दीजिए। ये कहकर ओशियान मैडम यू और जियांग फैमे को बो करता है और वहाँ से चला जाता है। जियांग फैमे कहते हैं, ये तुम क्या कर रही हो? तुमने झूठ क्यों कहा कि जियांग चंग फादर नहीं बन सकता? मैडम यू स्मग कर कहती है, मेरे पास इसके अलावा और कोई विकल्प ही नहीं था। मैं जियांग क्लान का वारिस ताकतवर और साथ में बुद्धिमान हो ये चाहती हूँ। अगर मैं ऐसा नहीं करती तो ओशियान कभी लानवांगजी के करीब जाने को नहीं मानता, पर अब मजबूरन ही सही उसे इस क्लान को उसका वारिस तो देना ही होगा, वो भी लानवांगजी के साथ। जियांग फैमैन कहते हैं, वो तो ठीक है अगर लानवांगजी इसके लिए नहीं माना तो। मैडम यू कहती है, ये आप क्या कह रहे हैं? लानवांगजी को मनाना तो ओशियान से ज़्यादा आसान है। बस आप देखते जाइए कि कैसे कैसे क्या क्या होता है। ओशियान के जाने के कुछ समय बाद ही जियांग चेंग वहाँ पर आता है और मैडम यू को देख कहता है, माँ, वो यहाँ क्या कर रहा था? उसका कबीले में क्या काम? मैडम यू कहती है, मैंने ही उसे बुलाया था एक ज़रूरी काम के लिए। जियांग चेंग कहता है, ज़रूरी काम? कैसा ज़रूरी काम? मैडम यू कहती है, मैंने उसे यहाँ इसीलिए बुलाया था कि वो लानवांगजी के साथ मिलकर इस क्लान को उसका वारिस दे सके। जियांग चेंग शॉकिंगली कहता है, क्या मतलब? मैडम ये कहती है, मतलब वो और लानवांगजी साथ में बच्चा पैदा करें जो हमारे क्लान का वारिस होगा। जियांग चेंग कहता है,
वो वो और लानवांग जी। माँ, आप ये क्या कह रही हैं? आप विवोशियान डेमोनिक कल्टीवेटर को इस क्लान का वारिस देने को कह रही हैं? आप अपने होश में भी तो है ना माँ? मैडम ये कहती है, मैं अपने पूरे होश में हूँ। मैं चाहती हूँ कि इस क्लान का वारिस पावरफुल हो, और ये तो तभी संभव है जब 2 पावरफुल कल्टीवेटर उस बच्चे को पैदा करें। विवुशियान की पावर का अंदाज़ा तो सबको है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। और लानवांग जी, वो ओमेगा होकर भी एक कल्टीवेटर है, और उससे भी बढ़कर वो बुद्धिमान, शिक्षित और होशियार है। सोचो, जब 2 ऐसे कल्टीवेटर इनसे बच्चा जन्मेगा तो उसमें क्या क्या गुण होंगे। मैडम ये सब कहे जा रही थी, पर वो इससे अनजान है कि उनकी बातें जियांगचेंग को कितना गुस्सा दिला चुकी है। जब भी उसकी माँ विवुशियान को उससे ज़्यादा काबिल कहती है तो जियांगचेंग को बहुत गुस्सा आता है। यहाँ तो उसकी माँ विवुशियान के खून को जियांग क्लान का वारिस बनाना चाहती है। ऐसे करने का मतलब तो साफ है कि उसकी माँ को उस पर उसकी होने वाली संतान की काबिलियत पर शक है। जियांगचेंग कहता है, माँ, आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगी। इस क्लान को उसका वारिस मैं दूंगा। मैडम ये कहती है, अच्छा, और तुम्हें ऐसा क्या लगता है कि मैं तुम्हारी बात मानूंगी? ठीक है, अगर मैं तुम्हारी बात मानूं भी तो क्या तुम जाओगे लानवांग जी के पास, दोगे उसके साथ इस क्लान को उसका वारिस? ये सुनकर जियांगचेंग की मुट्ठी कस जाती है। वो कुछ कहने वाला था, पर कुछ याद आते ही वो रुक जाता है। मैडम यू एक स्मग कर कहती है, नहीं कर सकते ना, तो मेरे मामले से दूर रहो। और वैसे भी तुमने कहा था कि मैं लानवांग जी के साथ क्या कर रही हूँ इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए, तो तुम अपनी बात पर अटल रहो और मेरे मामले से दूर रहो। तुम वहाँ जाओ जिसकी तुम्हें कुछ ज़्यादा ही फिक्र है, अपनी ओमेगा के पास। ये कहकर मैडम ये वहाँ से चली जाती है। जियांगचेंग बस अपने मुट्ठियों को कसते रह जाता है। उसके दिमाग में कुछ पल के लिए ये ख्याल भी आता है कि कहीं वो कुछ गलत तो नहीं कर रहा, लेकिन वो अभी इस बात को इग्नोर कर वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ से देखते हैं वैन कबीले का सीन। वैन कबीला जो एक छोटा कबीला है बाकी कबीलों के मुकाबले, वहाँ की इकलौती राजकुमारी है वैन किंग। जियांगचेंग जो अभी वैन कबीले की एक पहाड़ी पर खड़ा हुआ है, तभी वहाँ वो आती है जिसका जियांगचेंग इंतज़ार कर रहा था, वैन किंग। वैन किंग कहती है, क्या हुआ राजकुमार जियांग, आज आप अचानक यहाँ? आपने आने से पहले कोई खबर भी नहीं की। जियांगचेंग कुछ नहीं कहता। वैन किंग को जियांगचेंग को देखकर ही लग रहा था कि शायद कुछ ठीक नहीं है। वैन किंग अपना कंसर्न शो करते हुए कहती है, क्या हुआ राजकुमार जियांग, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। जियांगचेंग कहता है, तुम नहीं जानती आज क्या हुआ है, क्या किया है माँ ने। वैन किंग कहती है, क्या मतलब, क्या किया है महारानी जियांग ने? जियांगचेंग इस पर वैन किंग को सब कुछ बताता है कि कैसे उसकी माँ ने पहले उसे लानवांग जी से दोबारा मैरिज के लिए फोर्स किया। उसने अपनी माँ की ये बात नहीं मानी तो उन्होंने फिर उसे क्लैन के हायर को देने के लिए फोर्स किया लानवांग जी के साथ। और जब उसने अपनी माँ की ये बात भी नहीं मानी तो अब वो जियांग क्लैन का हायर विवुशियान से चाहती हैं, बस इसीलिए कि वो पावरफुल है। वैन किंग के चेहरे का रंग ये सुनकर उड़ जाता है। वो जल्दी से कहती है, राजकुमार जियांग, कहीं आपने अपना फैसला तो नहीं बदल लिया? आप उस लानवांग जी के पास तो नहीं जाने वाले? जियांगचेंग कहता है, वैन किंग,
ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने तुमसे वादा किया है कि मैं कभी लालवांगची का चेहरा नहीं देखूंगा, तो उसके पास मैं कैसे जा सकता हूँ? बस मुझे पसंद नहीं आया जो माँ कर रही हैं। वो कैसे लालवांगची और विवोशियान को साथ। वैनकिंग को जियांगचेंग की बात सुनकर अब तसल्ली मिलती है। उसके लिप्स पर एक अलग ही स्माइल है। वो ही है सबके पीछे। जियांगचेंग ने कभी लालवांगची को देखने की, उससे मिलने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वैनकिंग ने जियांगचेंग से प्रॉमिस लिया था कि वो कभी लालवांगची के पास नहीं जाएगा, उसे देखेगा नहीं, उससे मिलेगा नहीं, क्योंकि वैनकिंग ने लालवांगची को देखा है और वो जानती है अगर जियांगचेंग ने लालवांगची को देख लिया तो वो उसकी खूबसूरती में ज़रूर बहक जाएगा और लालवांगची के करीब जाने की कोशिश करेगा। अगर ऐसा हुआ तो वैनकिंग का क्या होगा, उसके क्लान का क्या होगा, जो जियांग कबीले से जुड़कर एक बड़ा कबीला बन सकता है। यही तो वैन रोहान और वैनकिंग चाहते हैं, और यही मकसद है वैनकिंग का जियांगचेंग से प्यार और मैरिज करने का। रात हो चुकी है। ओशियान येलिंग की सड़कों पर चल रहा है। उसके हाथ में शराब का जार है और वो बहुत सी बातों को सोचते हुए बस चले जा रहा है। उसके माँ बाबा की मौत के बाद वो 14 साल का था जब उसे जियांग कबीले से जाने को कह दिया गया। कारण यही कि विवुशियान एक पावरफुल कल्टीवेटर है और मैडम यू को ये डर था कि विवुशियान कहीं जियांगचेंग की जगह ना ले ले। वुशियान बिना सवाल किए वहाँ से निकल आया, पर उसके बाबा से किए गए वादे के मुताबिक वो जियांग कबीले के लिए वफादार है। उसे जियांग कबीले के लिए वो सब करना होगा जो जियांग कबीले के हित में हो। इतने सालों बाद आज उसे वापस वहाँ बुलाया गया और ऐसा काम करने को कहा गया जो ओशियान के लिए किसी वॉर को लड़ने से कई गुना ज़्यादा मुश्किल है। पता नहीं आगे क्या होने वाला है। अब यहाँ से देखते हैं लालवांगची के कक्ष का सीन। लालवांगची हमेशा की तरह अपने गुचिन के सामने बैठा हुआ है। तभी एक ओमेगा मेड उसके कमरे में आती है और कहती है, जियांग फॉरेन, महारानी जियांग आपसे मिलना चाहती हैं। वो आपको उनके कक्ष में बुला रही हैं। लालवांगची ये सुनकर अपने स्थान पर खड़ा होता है और वहाँ से उस ओमेगा मेड के साथ मैडम यू के कक्ष के लिए निकल जाता है। मैडम यू जो अपने कक्ष में बैठे लालवांगची के ही आने का इंतज़ार कर रही थी, वो जब डोर पर नॉक सुनती हैं तो उस तरफ देखती हैं जहाँ पर लालवांगची खड़ा हुआ है। मैडम यू स्माइल के साथ कहती हैं, लालवांगची अंदर आओ। लालवांगची मैडम यू के पास आकर उन्हें बो करता है। मैडम यू अपने सामने वाले स्थान की ओर इशारा करते हुए कहती हैं, लालवांगची आओ बैठो, मैं तुमसे एक ज़रूरी बात करना चाहती हूँ। लालवांगची उस स्थान पर आकर बैठ जाता है और मैडम यू के उनकी बात के कहने का इंतज़ार करने लगता है। मैडम यू कहना शुरू करती हैं, लालवांगची अब तुम जियांग कबीले के ओमेगा हो और जियांग फॉरेन होने के नाते तुम्हारी कुछ जिम्मेदारियां हैं कबीले के लिए, जिनमें से एक जिम्मेदारी है क्लैन को उसका हायर देना। क्या तुम क्लैन के प्रति अपनी इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए तैयार हो? लालवांगची जो अपनी नज़रें नीचे कर वहाँ बैठा हुआ था, वो बस अपने हाथ को आगे कर मैडम यू को बो करता है, मतलब कि वो इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए तैयार है। मैडम यू के फेस पर इससे स्माइल आ जाती है। वो अब एक पेपर और ब्रश को लालवांगची की तरफ आगे बढ़ाते हैं। लालवांगची उस पेपर और ब्रश को देखता है, फिर मैडम यू को। मैडम यू कहती है,
वो बात यह है कि जियांगचेंग को तुम्हारी चिंता है। वो समझ रहा है कि हम तुम्हारी मर्जी के खिलाफ तुमसे क्लान के हेयर की बात कर रहे हैं। तुम तो उससे बात नहीं कर सकते, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम उससे कहो कि तुम ये अपनी मर्जी से कर रहे हो, क्लान के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझकर। तुम पर कोई भी दबाव नहीं है। लान वांगजी उस पेपर और ब्रश को अपने पास करता है और उसमें कुछ लिखने लगता है। मैडम यू एक विनिंग स्माइल के साथ लान वांगजी को देख रही है। अब यहाँ से देखते हैं कुछ समय बाद लान वांगजी के क्वार्टर के अंदर दो मेड्स, जिन्हें मैडम यू ने लान वांगजी का ध्यान उसकी चीज़ों का ख्याल रखने के लिए रखा है, वो दोनों आपस में बातें कर रही हैं और लान वांगजी के सोने के लिए बेड को सही करते हुए वो दोनों आपस में बातें कर रही हैं। एक मेड कहती है, महारानी यू सच में बहुत ही ज़्यादा निर्दयी महिला है। वो कैसे जियांग फोरिन की मजबूरी का फ़ायदा उठा रही हैं। दूसरी मेड कहती है, हाँ वो तो है, जियांग फोरिन, उन्हें तो पता भी नहीं है कि मैडम यू उनके साथ क्या खेल खेल रही हैं। राजकुमार जियांगचेंग जियांग फोरिन को पसंद नहीं करते, उनका चेहरा तक देखना नहीं चाहते, तो इसीलिए उन्होंने क्लैन के हाय के लिए हमारे कबीले के सबसे वफादार नौकर के बेटे मास्टर वे को जियांग फोरिन के पास भेजने का फैसला किया है ताकि वो क्लैन को हायर दे। इस पर पहली मेड कहती है, पर महारानी यू ने मास्टर वे को ही उन्हें ही क्यों कहा, वो तो एक डेमोनिक कल्टीवेटर है ना। दूसरी मेड कहती है, डेमोनिक कल्टीवेटर है तो क्या हुआ, क्या तुम नहीं जानती आज पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में कोई भी मास्टर वे जितना पावरफुल नहीं होगा, और महारानी यू यही तो चाहती है कि क्लान का हायर मास्टर वे जैसा पावरफुल हो। पहली मेड कहती है, हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो। दूसरी मेड कहती है, तुम एक बात और नहीं जानती, जब महारानी यू ने मास्टर वे से इस बारे में बात की तो मास्टर वे इसके लिए तैयार नहीं हुए। तो पता है महारानी यू ने मास्टर वे से क्या कहा? पहली मेड कहती है, क्या कहा महारानी यू ने? दूसरी मेड कहती है, महारानी यू ने कहा कि राजकुमार जियांगचेंग पिता बनने की क्षमता नहीं रखते। ये सुनकर पहली मेड अपने मुंह पर हाथ रख लेती है और कहती है, महारानी यू इतना बड़ा झूठ कह सकती है? सच में महारानी यू एक निर्दयी और लालची ओमेगा है। वो दोनों मेड्स अपनी बातों पर लगी हैं। इस बात से अनजान की और बाहर खड़े शख्स ने उनकी सारी बातों को सुन लिया है, जो कोई और नहीं लान वांगजी है। वो अंदर आने वाला था पर अपने कदमों को रोक लिया था उन मेड्स के बीच की बातों को सुनकर। लान वांगजी कुछ देर तक अपना सर नीचे करे हुए ऐसे ही डोर के पास खड़ा रहता है, फिर वो डोर को ओपन कर अंदर चला जाता है। वो मेड्स जो बहुत पहले ही अपनी बातों को ख़त्म कर चुकी थी, वो लान वांगजी को अंदर आता देख उसे वो कर कहती है, जियांग फोरिन, आपका बिस्तर तैयार है। लान वांगजी अपना सर नोट करता है और वो दोनों मेड्स उसे ग्रीट करने के बाद वहाँ से चली जाती हैं। लान वांगजी अभी बेड पर लेटा हुआ है, उसकी आंखें खुली हैं, वो सब कुछ सोच रहा है। लान वांगजी बस बोल नहीं पाता, लेकिन उसकी समझने की क्षमता तेज है। वो बहुत अच्छे से समझ चुका है मैडम यू ने उससे वो सब क्यों लिखवाया, क्योंकि वो पत्र जियांगचेंग के लिए नहीं था। मैडम यू ने जियांगचेंग के बारे में उससे सब कुछ झूठ कहा। वो पत्र तो लान वांगजी ये सोच अपनी आंखों को बंद कर लेता है और उसकी आंखों के कॉर्नर से आंसू बह जाते हैं कि उसका फेट है जिसे उसे एक्सेप्ट करना होगा। अब यहाँ से देखते हैं अगले दिन। मैडम यू एक जियांग डिसाइपल को
लालवांगची के लिखे उस स्क्रॉल को कहीं पहुंचाने को भेज देती हैं। ओशियान जो एक पत्थर के ऊपर बैठा हुआ है और उसके हाथ में वही स्क्रॉल है जिसमें सबसे ऊपर फ्रंट पर ही लिखा हुआ है लालवांगची की तरफ से। ओशियान उस स्क्रॉल को खोलता है और उस पर लिखे शब्दों को पढ़ने लगता है, जिसमें लिखा हुआ है, मैं लान क्लान का दूसरा राजकुमार लानवांगची, जियांग क्लान का ओमेगा होने के नाते अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए प्रस्तुत हूँ। जियांग क्लान को उसका वारिस देना मेरी जिम्मेदारी है और मैं अपनी इच्छा से बिना किसी की दबाव में इस जिम्मेदारी को निभाना चाहता हूँ। इसीलिए कृपया कर अपने मन में कोई भी संकोच को ना रखते हुए मुझे जियांग क्लान के वारिस को जन्म देने के योग्य बनाइए, लानवांगची। और लानवांगची के नाम के नीचे एक साइन भी था जो हर कबीले की पहचान होती है और हर कबीले का अलग अलग साइन होता है। ओशियान इस पत्र पर लिखे शब्दों पर सवाल उठा ही नहीं सकता था, क्योंकि जिस सिस्टमैटिक ढंग से ये लिखा गया है वो कोई अच्छे कुल का सदस्य ही लिख सकता है, जो कि लानवांगची है, लान कुल का। और ये साइन ये झूठा हो ही नहीं सकता, क्योंकि लान क्लान का साइन सिर्फ लानवांगची ही ड्रॉ कर सकता था, क्योंकि ये उन्हें बचपन से सिखाया जाता है। जियांग कबीले का कोई ये साइन बना ही नहीं सकता। कुल मिलाकर ओशियान इस पत्र पर सवाल उठा ही नहीं सकता था कि ये झूठा होगा। ओशियान अब अपने हाथ के दूसरे पत्र को देखता है, जो मैडम यू द्वारा उसे भेजा गया है। वो उसे पढ़ता है, जिसमें लिखा है, वी ओशियान, अब शायद तुम्हें यकीन हो गया होगा कि मेरी बातें गलत नहीं हैं और ना ही लानवांगची पर किसी चीज़ का कोई दबाव है। वो इसके लिए तैयार है। आज रात तुम्हें महल आना होगा, वहीं पर आगे की बातें होंगी। बस इतना ही लिखा हुआ था उस पत्र में। ओशियान अब अपनी नज़र लानवांगची के स्क्रॉल पर करता है। लानवांगची इसके लिए तैयार है। ओशियान चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकता था। उसे ये काम करना होगा। उसे एक आस थी कि शायद जियांग फॉरेन इसके लिए मना कर दे, तो उसे ऐसा कुछ भी नहीं करना होगा। पर ओशियान कुछ नहीं कहता। रात होते ही ओशियान जियांग कबीला आ गया है। मैडम यू उसे अपने पास मिलने बुलाती है। ओशियान अभी मैडम यू के सामने खड़ा है। मैडम यू कहती हैं, तो तुम आ ही गए। क्या अब तुम्हारे पास इस काम को ना करने की कोई वजह है? ओशियान इस पर कुछ भी नहीं कह पाता। वो बस अपनी नज़रें नीचे कर खड़ा है। मैडम यू के लिप्स पर एक टेढ़ी मुस्कान है। वो कहती हैं, आज, कल और परसों 3 रातें हैं तुम्हारे पास। आज से ही तुम्हें अपने काम को शुरू करना है। 20 दिन बाद लानवांगची की जांच की जाएगी। अगर वो कंसीव कर चुका होगा तो तुम्हें वापस यहाँ आने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन अगर लानवांगची की जांच के बाद हमें पता चला कि वो कंसीव नहीं कर पाया है, तो तुम्हें दोबारा यहाँ पर आना होगा। क्या तुम समझ गए? ओशियान बस अपना सर नोट कर देता है। मैडम यू कहती है, और एक और बात, तुम्हें लानवांगची के कक्ष में जाकर बस अपना काम करना है। ना तुम लानवांगची से कोई बात करोगे और ना लानवांगची तुमसे कुछ कहने वाला है। इस बात का ख्याल रखना। ओशियान अपना सर नोट करते हुए कहता है, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। मैडम यू कहती हैं, ठीक है, अब तुम जाओ। बाहर खड़ी ओमेगा मीट्स तुम्हें लानवांगची के कक्ष तक ले जाएंगी। लानवांगची जानता है कि तुम आज उसके कक्ष में आने वाले हो। वो तैयार रहेगा। तुम्हें बस अपना काम करना है। ओशियान मैडम यू को बो करता है और वहाँ से बाहर चला जाता है। वी ओशियान अपने भारी कदमों से लानवांगची के क्वार्टर की तरफ बढ़ रहा है। उसके सामने चल रही ओमेगा मीट ओशियान को एक आखिरी दूर क्वार्टर पर लाकर छोड़ देती है। वो कहती है,
मास्टर वे, यही जियांग फॉरेन का क्वार्टर है। ओशियान उस क्वार्टर को देखता है जो कबीले से काफ़ी दूरी पर है। जियांग फॉरेन को यहाँ इस क्वार्टर में रखा गया है। ओशियान को ये थोड़ा हैरान करता है। ओशियान अपना सर नोट कर देता है और वो ओमेगा मेड वहाँ से चली जाती है। ओशियान क्वार्टर के डोर के सामने खड़ा है। वो एक लंबी सांस लेता है और उसे ये काम करना होगा। ओशियान डोर को नॉक करता है पर अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती। ओशियान दोबारा नॉक करता है तो वो देखता है डोर थोड़ा सा खुल गया है, वो भी उसके डोर पर जोर देने से, मतलब डोर बंद ही नहीं था अंदर से। ओशियान फिर ज़्यादा नहीं सोचता और कमरे के अंदर आ जाता है। वो डोर को बंद कर पीछे पलटता है तो देखता है कि पूरा कमरा अंधेरे में डूबा हुआ है। बस चांद की रोशनी ही कमरे को उजाला कर रही है। तभी ओशियान की नज़र सीधे सामने जाती है। विंडो के पास उसने देखा। विंडो के पास खड़ा शख्स अब बेड के किनारे पर आकर खड़ा हो गया है। ओशियान जान गया था कि वही लान राजकुमार है। ओशियान को लानवांग से बात करने की इजाज़त नहीं थी। उसे समझ नहीं आ रहा वो कैसे, कहाँ से शुरुआत करे। इससे पहले ओशियान कुछ सोच पाता, अगले पल जो ओशियान की आंखों के सामने हुआ, उससे ओशियान की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। सामने बेड के पास खड़ा लानवांग जी, जिसका चेहरा ओशियान नहीं देख पा रहा, वो बस उसकी काली परछाई को देख पा रहा है चांद की रोशनी में, जैसा कि अंधेरे में होता है। हम सिर्फ एक काले स्वरूप को देख पाते हैं, वैसे ही ओशियान भी लानवांग जी को इसी तरह से देख पा रहा था। ओशियान का हैरान होने का कारण है लानवांग जी, जिसने एक एक करके अपने शरीर के हर एक लेयर को हटा दिया ओशियान के सामने। ओशियान लानवांग जी के बॉडी शेप को देख पा रहा है। सभी रोब्स को अपने शरीर से हटा देने के बाद लानवांग जी बेड पर शांति से लेट जाता है। ओशियान जो सोच रहा था कि वो कैसे शुरुआत करेगा, कैसे अपना काम स्टार्ट करेगा, उसे कुछ कहने, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। लानवांग जी ने जो किया उसके बाद ओशियान वहीं खड़ा है, पर वो ऐसे तो यहाँ खड़ा नहीं रह सकता। उसे जल्दी से अपना वो काम करना है जिसके लिए वो यहाँ पर आया है, और फिर वो यहाँ से चला जाएगा। यही सोच ओशियान अपने भारी कदमों को बेड की तरफ बढ़ाने लगता है। वो बेड के पास आकर रुक जाता है। वो लानवांग जी को नहीं देखता, बल्कि उससे पलट जाता है। ओशियान अपनी फ्लूट को पास के टेबल पर रखता है और अपने वेस्ट बेल्ट को अलग कर अपने रोब्स की लेयर को हटाने लगता है। ओशियान की बॉडी में अभी कोई भी क्लॉथ नहीं है। वो पीछे होता है और धीरे से बेड पर लेट जाता है। लानवांग जी और ओशियान साइड में लेटे हुए हैं। ओशियान अब और देर नहीं करना चाहता। वो नज़रें उठाकर लानवांग जी को नहीं देखता। वो लानवांग जी की तरफ पलटता है और धीरे से उसके ऊपर आ जाता है, पर उसने अपनी बॉडी लानवांग जी की बॉडी से टच बिल्कुल भी नहीं की थी। वो अपने घुटनों और हाथों के बल पर लानवांग जी पर झुका हुआ है। उसकी नज़रें नीचे हैं, ना कि लानवांग जी पर। ओशियान अब अपने कांपते एक हाथ को नीचे ले जाता है लानवांग जी के थाइस एरिया के पास, और धीरे से लानवांग जी के लेग्स को थोड़ा सा सेपरेट कर देता है, और लानवांग जी ये होने भी देता है। ओशियान को पता है कि ये प्रोसेस पेनफुल होने वाला है लानवांग जी के लिए और थोड़ा उसके लिए भी, क्योंकि इसमें किसी की भी कोई फीलिंग इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए ये मुश्किल होगा। पर ओशियान नहीं चाहता कि लानवांग जी को पेन बर्दाश्त करना पड़े, इसीलिए वो उसे पहले अच्छे से तैयार कर देना चाहता है, ताकि जब ओशियान उसमें एंटर करे तो उसे उतना दर्द ना हो।
यही सोच वुशियान अपना हाथ लानवांगजी के लोअर एरिया पर ले जाता है और अपनी एक फिंगर एंटर करता है। कुछ देर बाद वो अपनी सेकंड फिंगर एंटर करता है। वो ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि इससे लानवांगजी की पेनफुल वॉइस शायद उसे सुनने को मिले, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। लानवांगजी के मुंह से एक आह भी नहीं निकलती और ना ही वो कोई हलचल करता है, और वो आवाज़ करता भी तो कैसे, क्योंकि वो तो बोल कहाँ पाता है। जो बात वुशियान नहीं जानता, वुशियान अपनी थर्ड फिंगर एंटर करता है। इस बार भी कोई आवाज़ नहीं। वुशियान हैरान होता है, पर वो कुछ नहीं कहता, बस अपना काम जारी रखता है। बहुत देर तक वुशियान लानवांगजी को प्रिपेयर करता है। यहाँ लानवांगजी, उसकी आँख टाइटली बंद है और हाथ बेड शीट पर कसे हुए हैं, पर धीरे धीरे उसके हाथों की पकड़ लूज होने लगती है। वो अपनी आँखों को भी खोल लेता है। वुशियान को जब लगता है कि शायद इतना इनफ होना चाहिए, तो वो अपने हाथों की मूवमेंट रोक देता है। वो अपने फिंगर को बाहर करता है और उस लिक्विड की मदद से खुद को रेडी करता है। वुशियान अब अपने आप को लानवांगजी के लेग्स के बीच अच्छे से एडजस्ट करता है। वो अब तैयार था प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए। वुशियान नीचे झुकता है और धीरे से खुद को लानवांगजी में एंटर करता है। लानवांगजी अपनी आंखों को टाइटली बंद कर लेता है। वुशियान को थोड़ी प्रॉब्लम गई थी, पर वो पूरी तरह से खुद को एंटर कर चुका था। वो कुछ समय के लिए रुकता है, क्योंकि उसे लगा ऐसा करना चाहिए। फिर थोड़ी देर बाद वुशियान खुद को मूव करना शुरू करता है, स्लोली, जेंटली, कोई भी फोर्स नहीं। वुशियान की बस लोअर बॉडी ही लानवांगजी की लोअर बॉडी से टच हो रही थी। बाकी वुशियान की अपर बॉडी वो लानवांगजी की अपर बॉडी से टच नहीं हो रही थी, क्योंकि वो लानवांगजी के ऊपर बस झुका हुआ है। वो लेटा नहीं है लानवांगजी के ऊपर। करीब आधे घंटे तक वुशियान लानवांगजी के साथ इंटीमेट होता है, क्योंकि वुशियान बहुत ही जेंटली और स्लोली ये कर रहा था, इसीलिए उसे इतना टाइम लग रहा है। अब जाके वुशियान लानवांगजी के अंदर रिलैक्स होता है। उसकी बॉडी स्वेट में भीगी हुई है। वो तेज तेज ब्रीदिंग ले रहा है। वुशियान अब धीरे से खुद को लानवांगजी से अलग करता है और बेड पर उठकर बैठ जाता है। वो धीरे से अपना हेड टर्न कर लानवांगजी को देखता है, जिसका चेहरा तो उसे नजर नहीं आ रहा था। वुशियान अब बेड से उठकर अपने रोब्स को पहनता है और पीछे पलटकर लानवांगजी को एक बार बो करके अपने फ्लूट को हाथ में लिए कमरे से बाहर चला जाता है। लानवांगजी अब अपना हेड टर्न कर डोर की तरफ देखता है, जहाँ से वो शख्स डिसअपियर हो गया है। लानवांगजी अपनी आंखों को बंद कर लेता है। वो बेड से उठना नहीं चाहता कुछ देर तक। वुशियान जियांग क्लान से निकल आया है। वो सीधे वहाँ से अंधेरी जगह में आता है, जो है बेरल माउंट्स। यही वुशियान का घर है। वुशियान अपने केव के अंदर आता है और बेड पर बेसुध गिर जाता है। उसकी आंखों के सामने वो सभी सीन चल रहे हैं। उसका लानवांगजी के साथ इंटीमेट होना, लेकिन लानवांगजी का एक आवाज़ तक ना करना। लानवांगजी की बॉडी की वो फ्रेग्रेंस, सैंडलवुड फ्रेग्रेंस। वुशियान का माइंड ब्लैंक हो गया है। ये क्या हो रहा है उसके साथ? वो बस अपना काम कर रहा है, बस अपना काम। यही सोच वुशियान वैसे ही लेटे हुए अपनी आंखों को बंद कर लेता है। अब देखते हैं दूसरे दिन। आज उन 3 रातों में से दूसरी रात है। वुशियान आज फिर जियांग कबीले में मैडम यू के सामने खड़ा हुआ है। मैडम यू को देखकर ही लग रहा है कि वो वुशियान से नाखुश नजर आ रही हैं। वुशियान मैडम यू को ग्रीट करता है और कहता है, महारानी, आपने बुलाया? मैडम यू कहती है,
हाँ, मेरी मेट्स ने आज मुझे बताया कि तुम बस कुछ समय बाद ही लानवांगजी के कक्ष से चले गए थे। विभूषण, भूलो मत कि तुम्हारे पास बस 3 रातें हैं, जिनमें एक रात तुम व्यर्थ कर चुके हो। एक बात याद रखो, मैं नहीं चाहती कि तुम्हें इन 3 रातों के बाद वापस से यहाँ आना पड़े। इसलिए अपना काम ठीक तरह से करो ताकि लानवांगजी कंसीव कर पाए, समझे? विभूषण मैडम यू को देखता है। वो उनके कहने का मतलब बहुत अच्छी तरह से समझ गया है। वो चाहते हैं कि वुशियान को ज़्यादा से ज़्यादा समय लानवांगजी के साथ गुजारना होगा। वुशियान अपनी मुट्ठियों को कसता है और बिना मैडम यू को किसी बात का कोई जवाब दिए उन्हें बो करके वहाँ से निकल जाता है लानवांगजी के कॉटेज की तरफ। मैडम यू बस अपने दांत पीसते रह जाती हैं। वुशियान लानवांगजी के कक्ष के सामने आकर रुकता है। वो फिर से डोर पर नॉक करता है पिछली बार की तरह, पर ना कोई आवाज़ ना ही डोर खुलता है। वुशियान धीरे से डोर को पुश करता है और डोर खुल जाता है। वुशियान अंदर आकर डोर को बंद कर देता है और पीछे पलट जाता है। आज भी वुशियान के सामने वही हुआ। लानवांगजी बेड के पास आया और अपने रोब्स को अपने शरीर से अलग कर बेड पर जाकर लेट गया। वुशियान अपने कदमों को बेड की तरफ बढ़ाता है। कुछ देर बाद वुशियान अपने सभी रोब्स को हटा देने के बाद अभी लानवांगजी के ऊपर है। वो आज भी लानवांगजी को प्रिपेयर करने के बाद ही अपना प्रोसेस शुरू करता है। वुशियान अपना एक राउंड कंप्लीट कर चुका है। उसे मैडम यू की बात याद आती है। आज वुशियान एक राउंड के बाद लानवांगजी से अलग नहीं होता, बल्कि कुछ देर रुकने के बाद वुशियान फिर से लानवांगजी पर मूव करना शुरू कर देता है। ऐसा करते करते वुशियान 5 राउंड्स कंप्लीट कर चुका है। उसके माइंड में मैडम यू की बात ही चल रही थी। वुशियान खुद को रिलैक्स करके अब जाकर रुकता है। रात के 2 बज रहे हैं। वुशियान की पूरी बॉडी स्वेट से भरी हुई है। उसके चेहरे बालों से टपकता पसीना लानवांगजी पर गिर रहा है। वुशियान आज भी अपने लिमिट नहीं भूला था। वो लानवांगजी पर बस झुका हुआ है। उसकी अपर बॉडी लानवांगजी की अपर बॉडी से ज़रा सी भी टच नहीं हुई। हाँ, वुशियान पावरफुल है, पर फिर भी वो है तो एक इंसान ही। थकान उसे भी होगी। वो भी जो वो कर रहा है उससे वुशियान कब तक अपने आप को अपने एक हाथ के बल पर लानवांगजी पर झुका कर रखता। घंटों बीत चुके हैं। वुशियान का हाथ अब जवाब दे जाता है। बेड पर रखा वुशियान का हाथ अचानक से बेडशीट पर फिसलता है और वुशियान सीधे लानवांगजी के ऊपर उसकी चेस्ट पर जा गिरता है। वुशियान ने कोशिश की अपने आप को संभालने की, पर वो नहीं कर पाया। वुशियान एकदम से डर जाता है। वो लानवांगजी से उठने की कोशिश करते हुए कहता है, माफ़ कीजिए, पर वुशियान बस इतना ही कहता है क्योंकि उसे शौक लगा। वो लानवांगजी से उठ नहीं पा रहा। वुशियान धीरे से अपना हेयर टर्न कर देखता है। उसकी बैक में 2 हाथ जो उसे रैप किए हुए हैं और उसकी बैक में दबाव बना रहे हैं। वुशियान अनकॉन्शियसली उस दबाव में दबता चला जाता है। वुशियान अभी लानवांगजी की चेस्ट में पूरी तरह लेट गया है। वुशियान के लेग्स जो थोड़े नम हो गए थे बेड पर नीज के बल बेंड होने की वजह से, वुशियान उन्हें भी लानवांगजी पर लंबे कर लेता है। वुशियान का फेस लानवांगजी के नेक के पास है और वो लंबी लंबी सांसें ले रहा है क्योंकि उसे अब आराम मिला है। और ऊपर से लानवांगजी के सैंडलवुड फेरोमोन वुशियान को आराम दे रहे हैं। लानवांगजी के हाथ जो वुशियान की बैक को रैप किए हुए हैं, वो अब अपने एक हाथ को वुशियान के सर पर रखता है और उसके बालों पर अपनी उंगलियों को फहराने लगता है। वुशियान इससे बहुत ही हैरान होता है। वो धीरे से अपना सर ऊपर कर
लालवांगची को देखने की कोशिश करता है, पर उसे उसे साफ साफ कुछ नज़र नहीं आ रहा था। तभी वुशियान को कुछ फील होता है और वुशियान की आंखें शॉक में बड़ी बड़ी हो जाती है। वो कुछ समय के लिए कुछ प्रोसेस ही नहीं कर पाता, क्योंकि लालवांगची अभी वुशियान के लिप्स को बहुत प्यार से किस कर रहा है। वुशियान की बॉडी स्टिफ हो जाती है। ये क्या हो रहा है? उसे उसे जांग फॉरेन को अलग करना चाहिए, उन्हें खुद से दूर करना चाहिए, क्योंकि ये उसका हक नहीं है। पर वुशियान ऐसा कर क्यों नहीं पा रहा? वो क्यों जांग फॉरेन को अलग नहीं कर पा रहा? वुशियान के हाथ उसकी ना सुनते हुए लालवांगची को करीब कर उसे अपनी बाहों में भर लेते हैं। वुशियान अपने आप को नहीं रोक पाता और लालवांगची को किस करने लगता है। वुशियान जो अभी भी लालवांगची के अंदर है, वो अपने आप को एक्टिव होता महसूस करता है, जिसे लालवांगची ने भी फील किया। उसने और भी टाइटली वुशियान को पकड़ लिया। वुशियान को ऐसा लग रहा है जैसे उसके कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। वुशियान को पता ही नहीं चला कि कब वो लालवांगची के अंदर मूव करना शुरू कर चुका है, वो भी स्लोली और जेंटली नहीं जैसा वो पहले किया करता था, बल्कि वुशियान फास्टली सब कुछ कर रहा है। उन दोनों का किस ब्रेक नहीं हुआ है, क्योंकि दोनों ही पीछे नहीं हटना चाहते। वुशियान के बस में कुछ भी नहीं है। उसे ऐसा लग रहा है जैसे उसकी लाइफ इन लिप्स पर डिपेंड करती है, जिन्हें वो सक कर रहा है, किस कर रहा है। ऐसे करते करते वुशियान फिर से लांजान पर रिलीज करता है खुद को और अपने शरीर को ढीला छोड़ देता है। कुछ देर बाद वुशियान को महसूस होता है कि लालवांगची सो गया है। वो अब धीरे से उसके ऊपर से उठता है और अपने रोब्स को पहनने लगता है। वो कुछ कहना चाहता था लालवांगची से, पर लालवांगची सो गया है। वुशियान ब्लैंकेट को लालवांगची के ऊपर डालता है और वहाँ से चला जाता है। हीलिंग की गलियों में वुशियान बस बेसुध चल रहा है। सब कुछ सुनसान है, क्योंकि अभी सुबह होने में बहुत वक्त है। वुशियान को वो सब कुछ सोचे जा रहा है जो अभी कुछ देर पहले हुआ। वो क्या था? कैसा एहसास जिसे वुशियान ने पहली बार फील किया है? क्यों उसका मन नहीं कर रहा था उनसे अलग होने का? क्यों उसे अच्छा लगा वो सब? वुशियान के दिमाग में ऐसे कई सवाल हैं, पर उनका जवाब वुशियान के पास नहीं। अगली रात वुशियान बेसब्री से इस रात के होने का इंतज़ार कर रहा था। वो आज अपने समय से बहुत पहले ही लालवांगची के क्वार्टर के सामने आ खड़ा है। वो डोर पर नॉक करता है, पर हर बार की तरह कोई जवाब नहीं। वुशियान डोर को पुश करके अंदर आ जाता है। वो डोर को बंद कर ठीक से पलट भी नहीं पाता और कोई तेजी से वुशियान से आकर लिपट जाता है। वुशियान अपनी ही जगह पर जम गया है। वो अपना सर नीचे कर उन हाथों को देखता है जो उसके वेस्ट को टाइटली जकड़े हुए हैं। वुशियान अब धीरे से अपना हेड टर्न करता है और देखता है कि लालवांगची अपना हेड उसकी बैक पर टिकाए उसे टाइटली जकड़े खड़ा है। वुशियान अपनी जगह से पलटता है। उसके ऐसा करते ही लालवांगची अपने जगह से थोड़ा ऊपर उठकर अपने लिप्स वुशियान के लिप्स से मिला देता है। वुशियान, जिसने नहीं सोचा था कि उसके यहाँ आते ही ऐसा कुछ होने वाला है, वो इस किस में ही खो जाता है। वो और देर नहीं रुकना चाहता। वुशियान लालवांगची को वेस्ट से पकड़ उठा लेता है और बेड पर ले आता है। पूरा कमरा अंधेरे में डूबा है। वुशियान लालवांगची को बेड पर लेटाता है और उसके ऊपर आकर उसे किस करना शुरू कर देता है। दोनों के ही हाथों की मूवमेंट ये बता रही थी कि वो इन रोप्स को अपने शरीर से हटा देना चाहते हैं। कुछ देर में ही उनके शरीर से कपड़े अलग थे। वुशियान लालवांगची की पूरी बॉडी पर किस करते हुए उसके बेली तक आ गया है। वो अब लालवांगची के लेग्स के बीच खुद को एडजस्ट करता है और अपना काम शुरू करता है बिना लालवांगची को प्रिपेयर किए। वुशियान के मूवमेंट स्टार्टिंग से ही फास्ट थे।
उसे एक अलग ही प्लेजर फील हो रहा है, जैसे वो लानवांगची में समा जाना चाहता हो पूरी तरह। ऊशान लानवांगची के ऊपर पूरी तरह लेट जाता है और उसके लिप्स नेक में किसेस करते हुए उसके साथ इंटीमेट हो रहा है। ऊशान के हाथ लानवांगची की पूरी बॉडी, उसके हर एक बॉडी पार्ट को एक्सप्लोर कर रहे हैं। ऊशान अपने आप को रोक ही नहीं पा रहा। न जाने कितने राउंड्स वो लानवांगची के साथ कर चुका है। ऊशान अब लानवांगची से थोड़ा ऊपर उठता है और लानवांगची को बेड पर थोड़ा नीचे खींचकर उसके लेग्स को अपने वेस्ट के अराउंड रैप कर लेता है और उसके साथ इंटीमेट होना शुरू करता है। ऊशान बहुत फास्ट, हार्डली और डीपली लानवांगची के साथ वो सब कर रहा था। ऊशान लानवांगची के सेंसिटिव प्लेस को टच कर रहा था। लानवांगची के लिए इस इंटेंस प्लेजर को हैंडल करना मुश्किल हो रहा है। वो अपने हेड को पिलो पर थ्रो कर देता है और अपनी आंखों को बंद कर वो शान को महसूस करने लगता है। पूरी रात दोनों रुकते नहीं हैं। जब सुबह का पास बजने को आया है तब वो शान लानवांगची से अलग होता है। दोनों गहरी गहरी सांसें ले रहे हैं। कुछ देर बाद दोनों शांत हैं। ऊशान अपना फेस लानवांगची के चेस्ट से ऊपर करता है। वो उससे कुछ पूछना चाहता है। ऊशान का पता नहीं क्यों मन नहीं होता लानवांगची को जियांग फॉरेन कहने का। इसलिए वो कहता है, राजकुमार लान, आपने क्यों मुझे वो सब ये सब क्यों होने दिया? आपने मुझे रोका क्यों नहीं? लानवांगची की तरफ से कोई जवाब नहीं। ऊशान इंतज़ार कर रहा है लानवांगची के कुछ कहने का, पर लानवांगची कुछ भी नहीं कहता। ऊशान मैडम यू की बात याद करता है। न तुम लानवांगची से कोई बात करोगे, न वो तुमसे कुछ कहेगा। ऊशान ये याद करता है। वो कुछ नहीं कहता और बेड से उठकर अपने रोब्स को पहनने लगता है। ऊशान एक आखिरी बार पलटकर लानवांगची को देखता है। पता नहीं वो कभी इस इंसान को देख पाएगा या नहीं। आगे मिलना तो बहुत दूर की बात है। ऊशान भारी मन से वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद लानवांगची बेड पर उठकर बैठ जाता है। वो उस तरफ देखता है जहाँ से ऊशान गया, फिर अपने हाथ को जिसमें ऊशान का रेड रिबन है। लानवांगची उस रिबन वाले हाथ को अपने चेस्ट के पास रखते हुए बेड पर लेट जाता है। ऐसे ही उसकी नींद लग जाती है। अगली रात देखते हैं लानवांगची के कक्ष का सीन। आज लानवांगची के कक्ष में अंधेरा नहीं है, बल्कि कुछ लालटेन्स जल रही है। लालटेन से कमरा जगमगा रहा है। लानवांगची हमेशा की तरह अपने उसी स्थान पर बैठा हुआ है और उसकी नज़र डोर की तरफ ही है, पर काफ़ी देर हो गई है। आज वो शख्स नहीं आया जिसका लानवांगची इंतज़ार कर रहा है। इंतज़ार करते करते पूरी रात गुजर जाती है, पर वो श्यान जिसका लानवांगची इंतज़ार कर रहा था वो नहीं आया। अगली रात भी लानवांगची इसी आस से बैठा रहता है कि आज वो शख्स आएगा, पर उस रात भी वो श्यान नहीं आया। उसके अगले दिन लानवांगची पहली बार किसी मेड को अपने पास बुलाता है, क्योंकि लानवांगची ऐसा शख्स था जो किसी से कोई बात नहीं करता था। उसकी मेड अपने समय के मुताबिक लानवांगची के सारे काम किया करती थी, पर आज जियांग फॉरेन ने खुद उन्हें अपने पास बुलाया है। ये उन मेड्स के लिए थोड़ा शॉकिंग था। वहीं दो मेड लानवांगची के सामने खड़ी हैं और इंतज़ार कर रही है लानवांगची का उन्हें कुछ हिंट देने का। लानवांगची एक पेपर उन दोनों की तरफ आगे बढ़ाता है। एक मेड उस पेपर को उठाती है और पढ़ने लगती है, जिसमें लिखा है, मैं जानता हूँ मेरे कक्ष में जो रात में आया करते हैं वो राजकुमार जियांग नहीं है, बल्कि कोई और है जिसे खुद महारानी जियांग ने यहाँ आने का आदेश दिया है। अगर तुम लोग नहीं चाहते कि ये बात लान कबीले तक पहुँचे और महारानी जियांग तुम्हें पनिश करे, तो मेरी बात का सही सही जवाब दो। ये पढ़कर दोनों मेड्स के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो लानवांगची को देखती है जो अपनी खाली आंखों से उन्हें देख रहा है। वो कहती हैं, जियांग फॉरेन,
कृपया कृपया ऐसा ना करें। आप जो कहेंगे हम वो करेंगे। ये सुनने के बाद लनवांगजी एक दूसरे कागज़ को उनकी तरफ बढ़ाता है। वो मेड्स अब उस पेपर को उठाकर पढ़ने लगती हैं जिसमें लिखा है, मुझे बताओ वो जो मेरे कक्ष में आते हैं उनके बारे में, और उन्होंने अचानक यहाँ आना बंद क्यों कर दिया। ये पढ़ने के बाद वो मेड्स लनवांगजी को देखती हैं और कहती हैं, जियांग फॉरेन, मास्टर वे हमारे क्लैन के सबसे वफादार डिसाइपल वे चांगसे के बेटे हैं। उनका पूरा नाम वी वुशियान है। वो अपनी 12 साल की उम्र तक इस कबीले में रहे हैं और अचानक उनके माँ बाबा की मौत के बाद मैडम यू ने उन्हें इस कबीले से हमेशा के लिए जाने को कह दिया, क्योंकि मास्टर वे इस पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड के सबसे पावरफुल कल्टीवेटर है और मैडम यू को डर था कि वो कहीं राजकुमार जियांग की जगह ना ले लें आगे चलकर। मास्टर वे अपने बाबा को दिए वादे के मुताबिक कि वो हमेशा जियांग कबीले के प्रति वफादार रहेंगे। मैडम यू ने उन्हें इस क्लैन का वारिस देने को कहा आपके साथ। मैडम यू ने उन्हें बस 3 रातें आपके कक्ष में आने को कहा था और 3 रातें हो चुकी है, इसलिए वो अब आपके कक्ष में नहीं आते। बस यही बात है जियांग फॉरेन। लनवांगजी ये सब सुनता है। वो अपने हाथ से इशारा कर उन मेड्स को वहाँ से जाने को कह देता है। वो मेड्स लनवांगजी को बोकर वहाँ से चली जाती हैं। लनवांगजी बस शांत वहाँ बैठा रहता है। अचानक उसकी आंखों से आंसू फिसल जाते हैं। जिंदगी जीने की एक किरण मिली थी उसे। पहली बार किसी की चाहत की थी उसने, और वो शख्स ही उससे दूर हो गया। उसने देर कर दी अपने दिल की बात कहने में, लेकिन उसे कहाँ पता था कि बस 3 रातों का मिलना है उनका। जिस रात वो शियान लनवांगजी के क्वार्टर से गया, उस रात लनवांगजी ने डिसाइड किया था कि वो वुशियान के सामने आएगा, उसे सब कुछ बताएगा अपनी ज़िंदगी के बारे में। वो बताएगा कि वो क्या फील करने लगा है, ऐसा एहसास जो उसने अपनी ज़िंदगी में पहले कभी भी फील नहीं किया। लनवांगजी बस साइलेंटली वुशियान को ऑब्जर्व करता था जब वो उसके पास होता था। वुशियान के आने से पहले वो ये मान चुका था कि उसकी ज़िंदगी इसी नरक में बीत जाएगी जहाँ खुशियाँ उसका तो कोई नामो निशान ही नहीं होगा। और इसके बाद जो होने वाला है, इसके बाद वो शायद एक जिंदा लाश बनकर रह जाए, क्योंकि वो इंसान आएगा लनवांगजी की बॉडी के साथ खेलकर उस पर अपनी सारी ताकत, अपना सारा फोर्स आजमा कर लनवांगजी को तोड़कर चला जाएगा। पर हुआ इसका उल्टा ही। वुशियान, जिसने उसकी तरफ अपनी एक नज़र उठाकर भी नहीं देखा, उसे उसके शरीर को इस तरह से ट्रीट किया जैसे कि वो कोई नाजुक चीज़ हो जो उसके मजबूत हाथों के छूने से बिखर जाएगी। उसने अपनी पूरी कोशिश की कि वो लनवांगजी को किसी भी तरह से दर्द ना दे, भले ही वो खुद इंटीमेट होते वक्त पेन बेयर कर रहा था, क्योंकि वो इतना स्लो और जेंटल था कि उसके साथ ऑफकोर्स वुशियान को पेन हुआ होगा। खुद के शरीर को उसके शरीर से टच नहीं होने दिया, अपने लिमिट क्रॉस नहीं की। वुशियान की ये केयर और उसके लिए चिंता कब लनवांगजी के दिल में वुशियान के लिए प्यार जीने की एक आस जगा गई, लनवांगजी को पता ही नहीं चला। वो अब कोई भी मौका गंवाना नहीं चाहता था। वो बिल्कुल भी देरी नहीं करना चाहता था, पर फिर भी उसने देरी कर दी। वो अब उससे कभी नहीं मिल पाएगा। उसकी किस्मत ऐसी क्यों है कि वो हर चीज़ उससे दूर हो जाती है जिसकी लनवांगजी को चाहत होती है। लनवांगजी बस साइलेंटली वहाँ बैठा रहा और उसकी आंखों से लगातार आंसू गिरते रहे जो उसके दिल के दर्द को बयां कर रहे हैं। ऐसे ही 20 दिन बीत गए। वुशियान की हालत लनवांगजी से कुछ अलग नहीं थी। उसे एहसास हो गया कि वो अपना दिल हार चुका है उस ओमेगा पर, जिसे उसने उसके करीब होते हुए भी एक बार देखा नहीं, और ना ही वो ओमेगा कभी उसका हो सकता है। पर फिर भी ये दिल आखिर मानता किसकी है? इसे तो उसका ही होना होता है जो हमारी किस्मत में ना हो। वुशियान फिर भी इस आस से इन 20 दिनों के बीतने का इंतज़ार कर रहा था कि शायद लनवांगजी की जांच के बाद
पता चले कि वो कंसीव ना कर पाया हो, तो उसे दोबारा लालवांगजी से मिलने का मौका मिलेगा, वो दोबारा उसे देख पाएगा। पर वुशियान की ये आस टूट जाती है। ऐसा कुछ भी नहीं होता, बल्कि 2 महीने बाद वुशियान को एक अलग ही खबर सुनने को मिलती है, जो उसे पूरी तरह हिलाकर रख देती है। वुशियान का दिल भारी हो जाता है, उसे एक घुटन सी महसूस होने लगती है। वो खबर ये है कि कुछ ही दिनों में जियांग क्लान के राजकुमार और होने वाले सेपलेटर जियांग चेंग अपने ओमेगा लानवांगजी से मैरिज कर रहे हैं। वो अब अपनी लानवांगजी के साथ मैरिज को कंप्लीट कर इस मैरिज को ऑफिशियल कर रहे हैं। और इसके साथ एक खुशखबरी ये भी है कि जल्द ही जियांग क्लान को उसका वारिस मिलने वाला है। राजकुमार लान प्रेग्नेंट है, वो जियांग क्लान के हायर को जन्म देने वाले हैं। वुशियान का दिल बैठ जाता है। उसके अंदर एक खुशी भी है कि उसका बच्चा इस दुनिया में आने वाला है। पर वो चाइल्ड जिसे वुशियान अपना बच्चा नहीं कह सकता और अपने लिए उससे बाबा भी नहीं सुन सकता। और ये बात वुशियान को अंदर ही अंदर कमज़ोर कर रही है, उसे तोड़ रही है। लानवांगजी हमेशा के लिए उस इंसान का हो रहा है। वुशियान के हाथ में कुछ भी नहीं है। वुशियान ने उस समय ये नहीं सोचा था कि आगे चलकर उसे इतना दर्द सहना होगा। अब यहाँ से देखते हैं जियांग कबीले का शीन। आखिर ऐसा क्या हुआ है इन दिनों जो वो जियांग चेन जो लानवांगजी का चेहरा भी नहीं देखना चाहता था कभी, वो लानवांगजी से मैरिज के लिए तैयार हो गया है। जियांग कबीले में अभी से ही मैरिज की तैयारियां शुरू हो गई है। हर जगह चहल पहल है, हर सेक्ट को इनविटेशन भी पहुंचा दिया गया है जियांग चेंग और लानवांगजी की मैरिज का। यहाँ देखते हैं जियांग चेंग को, जो खुद सामने से ही मैरिज की तैयारियां करवा रहा है। उसके फेस पर एक अलग ही चमक है। अभी शाम का समय है। जियांग चेंग अपने कक्ष में आता है, तभी कोई पीछे से आकर उसे बैक हक कर लेता है। जियांग चेंग पीछे पलट कर देखता है तो उसके सामने वैनकिंग है। वो कहता है, वैनकिंग तुम यहाँ? वैनकिंग जियांग चेंग के हाथ को पकड़ कहती है, राजकुमार जियांग, आप ये क्या कर रहे हैं? आप लानवांगजी से मैरिज कर रहे हैं? क्यों? आप तो मुझे पसंद करते थे, मुझसे मैरिज करना चाहते थे, फिर आप अचानक से लानवांगजी से मैरिज क्यों कर रहे हैं? जियांग चेंग वैनकिंग के हाथ को छुड़ाते हुए कहता है, वैनकिंग, मैंने अपनी माँ की बात मान ली है। मैं लानवांगजी से मैरिज कर रहा हूँ, वो भी अपनी मर्जी से। वैसे भी वो हमारे क्लान के वारिस को जन्म देने वाला है, तो मुझे उससे मैरिज ऑफिशियल तो कर लेनी चाहिए। मुझे ये बात समझ आ गई है, देर से ही सही, पर अब मैं लानवांगजी से मैरिज कर रहा हूँ। वैनकिंग कहती है, राजकुमार जियांग, फिर मेरा क्या? आप मुझसे प्यार करते थे, मुझसे मैरिज करना चाहते थे। आपने तो मुझसे ये वादा तक किया था कि आप लानवांगजी को देखेंगे नहीं, फिर एकदम से उससे मैरिज। आखिर ऐसा क्यों? क्या हुआ है? जियांग चेंग वैनकिंग से पलट कर कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, बस मुझे जो सही लग रहा है मैं वो कर रहा हूँ। और रही बात हमारी, तो वैनकिंग, जो भी पहले हमारे बीच था वो सब भूल जाओ। ऐसा कुछ भी नहीं होगा हमारे बीच जो तुम सोच बैठी हो। तुम्हारा मुझे भूल जाना ही बेहतर होगा। ये कहकर जियांग चेंग कक्ष से बाहर निकल जाता है। वैनकिंग यकीन नहीं कर पा रही थी कि जियांग चेंग उसे धोखा देगा, इतनी जल्दी बदल जाएगा। ज़रूर ऐसा कुछ तो हुआ है जो जियांग चेंग लानवांगजी से मैरिज के लिए इतना उतावला है। पर उसे क्या लगता है कि जैसा वो सोच रहा है वैसा हो जाएगा? कभी नहीं, मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगी। तुम्हारे नसीब में बर्बादी ही लिखी है। वैनकिंग ये सोचते हुए वहां से चली जाती है। यहाँ जियांग चेंग को देखते हैं, जो चलते चलते एक जगह को देखकर रुक गया है। वो है लानवांगजी का क्वार्टर। जियांग चेंग कुछ याद करता है। एक रात जब वो बैन कबीले से वापस लौट रहा था, तभी कुछ उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। जियांग चेंग वहां जाने से खुद को नहीं रोक पाता। जब उसने सामने देखा तो वो अपनी ही जगह पर थम गया। उसके सामने एक डिवाइन ब्यूटी जो
जो अपने आप में ही सुंदरता की परिभाषा है, ऐसा शख्स खड़ा हुआ है। जियांगचंग ने उस रात लानवांगजी को देखा था, जो कि तालाब के किनारे मूनलाइट के नीचे खड़ा आसमान की ओर देख रहा था। लानवांगजी की सुंदरता का वैसे ही कोई जवाब नहीं है, पर उस रात वो असीम सुंदर लग रहा था। उसके चेहरे की वो चमक, जियांगचंग बस उसे देखता रह गया। और जब उसे पता चला कि ये लानवांगजी है, तो उसे तो उस समय बहुत बड़ा झटका लगा था। उसकी माँ सच कहती है कि क्या वो इतना बड़ा बेवकूफ़ है जो उसके पास इतना सुंदर पर्सन जो कि उसका ही है, वो होने के बाद भी जियांगचंग किसी और के पीछे पड़ा था। जियांगचंग लानवांगजी को देखने के बाद कई रात तो सो ही नहीं पाया। फिर एक दिन उसने लानवांगजी से मिलने का डिसाइड किया, पर अफसोस ऐसा हो नहीं पाया। लानवांगजी ने मेड से कहकर जियांगचंग से मिलने से मना कर दिया, हर बार एक नए बहाने के साथ। जियांगचंग फ्रस्ट्रेट था। तभी उसके दिमाग में ये ख्याल आया, मैरिज। जियांगचंग तुरंत अपनी माँ के पास गया और उनसे कहा कि वो लानवांगजी से मैरिज करना चाहता है। मैडम यू को तो यकीन नहीं हुआ कि उनका बेटा वैनकिंग को छोड़कर लानवांगजी से मैरिज को तैयार है, पर मैडम यू के लिए इससे बड़ी खुशी की बात और क्या ही हो सकती थी कि मैरिज ऑफिशियल हो जाने के बाद उनके लान कबीले से संबंध और भी अच्छे हो जाएंगे, उन्हें फ़ायदा होगा और फिर जल्द से जल्द लानवांगजी और जियांगचंग की मैरिज करने का डिसाइड होता है। ये थी जियांगचंग की मैरिज के लिए हाँ करने की कहानी, क्योंकि उसने लानवांगजी को जो देख लिया था। पर उसे क्या लगता है कि ये इतना आसान होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो अनजान है कि आगे क्या होने वाला है। यहाँ देखते हैं बेरल माउंट्स में ओशियान अपनी केव में है और उन्हें सब बातों को सोचे जा रहा है। तभी उसे फील होता है कि कोई बेरल माउंट्स में एंटर कर रहा है। ओशियान अपनी केव से बाहर आता है। उसने देखा अपने सामने एक ओमेगा को लाल रोब्स में। ओशियान इस ओमेगा को नहीं जानता। सामने कोई और नहीं, वैनकिंग खड़ी है। वो ओशियान के पास आकर उसे बो करती है। ओशियान कहता है, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? ये कोई घूमने की जगह तो नहीं। वैनकिंग कहती है, मैं जानती हूँ, पर मुझे यहाँ आना पड़ा क्योंकि मैं आपको बहुत ही ज़रूरी बात बताना चाहती थी, जो कि आपसे भी जुड़ी है। ओशियान कहता है, ज़रूरी बात? वो भी मुझसे जुड़ी? ऐसी क्या बात है? वैनकिंग कहती है, मेरा नाम वैनकिंग है और मैं वैन कबीले की राजकुमारी हूँ। ओशियान हैरान होता है, वैन कबीले की राजकुमारी, वो भी यहाँ? वैनकिंग फिर बताना शुरू करती है उसके और जियांगचंग के बारे में कि वो दोनों मैरिज करने वाले थे, पर अब जियांगचंग लानवांगजी से मैरिज कर रहा है। ओशियान कहता है, तो आप इसके लिए मेरे पास क्यों आई हैं? वैनकिंग कहती है, और भी बातें हैं जो छुपी हुई हैं, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। ऐसा करके वैनकिंग ओशियान को शुरू से लेकर आखिर तक सब कुछ बता देती है कि कैसे मैडम यू ने जियांगचंग को लानवांगजी से मैरिज के लिए कहा था, पर जियांगचंग ने मना कर दिया, तो मैडम यू ने ओशियान से झूठ के सहारे उसकी मदद ली। ओशियान के तो पैरों के नीचे से ज़मीन ही खिसक चुकी थी। ये सब कुछ सुनकर, सब कुछ जानकर मैडम यू ने उससे झूठ कहा कि जियांगचंग फादर नहीं बन सकता और उसे झूठ बोलकर लानवांगजी के पास भेजा गया। और उससे भी बड़ी बात, उससे ये छिपाया गया कि लानवांगजी बचपन से बोल नहीं सकता, वो म्यूट है। ओशियान के दिल में एक तेज दर्द होता है। तभी उसने एक भी बार लानवांगजी की आवाज़ नहीं सुनी और लानवांगजी ने उसके सवाल का जवाब भी नहीं दिया। और वो जवाब देता भी कैसे, क्योंकि वो तो बोल ही नहीं पाता। और ओशियान जो ये समझ बैठा था कि लानवांगजी उससे बात नहीं करना चाहता, तभी ओशियान के दिमाग में एक बात हिट होती है। वो शॉकिंगली वैनकिंग को देखता है और अपनी कांपती आवाज़ में कहता है, क्या राजकुमार लान को नहीं पता था कि मैं उनके पास आ रहा हूँ? मैं उनके पास आ रहा हूँ, ना कि जियांगचंग। वैनकिंग अपना सर नोट कर कहती है, जी आप सही समझ रहे हैं। मैडम ने राजकुमार लान को ये कहा था कि जियांगचंग उनके पास आने को झिझक रहा है, वो उनकी परमिशन चाहता है पहले। और तभी राजकुमार लान ने वो पत्र लिखा था जो कि जियांगचंग के लिए था, पर मैडम यू ने वो आपको पहुंचाया था। आपको याद होगा
इसीलिए राजकुमार लान तो यही समझ रहे हैं कि जियांगचंग उनके पास आता था। ऊशियान की तो एक पल में जैसे दुनिया ही पलट गई हो। उसके दिल में तेज दर्द होता है और इतने दिनों से वो रनवांगजी के जिन ख्यालों के साथ जी रहा था उनका क्या 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 वो सब सब एक झूठ। उन दोनों के बीच जो हुआ, रनवांगजी ने जो उसे अपने करीब करने की कोशिश की, तो क्या वो उसे अपना होने वाला हस्बैंड जियांगचंग समझकर। ऊशियान वो अब बिल्कुल शांत पास के ही एक पत्थर पर बैठ जाता है। उसका दिमाग काम ही नहीं कर रहा। उसके अंदर ढेरों इमोशंस हैं। वैनकिंग ऊशियान को वो कर कहती है, मुझे लगा आपको सच जानना ज़रूरी है, अब मैं चलती हूँ। ऊशियान कुछ नहीं कहता। वैनकिंग वहाँ से एक स्माइल करते हुए चली जाती है। उसने आग लगा दी है। वो अब देखती है कि जियांगचंग कैसे लानवांगजी से मैरिज करता है। ऐसे करके दिन बीतने लगते हैं। कल लानवांगजी की मैरिज होनी है जियांगचंग से। अभी रात का समय है। ऊशियान बिरल माउंट्स में शांत एक खाली जगह पर बैठा हुआ है। उसके दिमाग में बहुत सी बातें चल रही हैं। वो अपनी आंखों को बंद करता है और थोड़ी देर बाद कुछ सोचकर ऊशियान अपनी जगह से खड़ा हो जाता है। अब उसने जो सोचा है वो उससे पीछे नहीं हटेगा। ऊशियान वहाँ से फ्लाई करके कहीं निकल जाता है। यहाँ देखते हैं जियांग कबीले में लानवांगजी के कक्ष का सीन। कमरे में अंधेरा है। लानवांगजी अपने गुचिन को प्ले कर रहा है। तभी उसे एक आहट हुई, जैसे कोई उसके कक्ष में आया हो। लानवांगजी अपनी आंखों को खोल लेता है और अपने स्थान से उठकर आगे बढ़ने लगता है। तभी कोई वेस्ट से पकड़कर उसे अपने पास खींच लेता है। लानवांगजी जाकर किसी की बैक से हिट होता है। लानवांगजी को किसी के इस तरह उसके कक्ष में आ जाने से और उसे इस तरह से अपनी बाहों में जकड़े होने का विरोध करना चाहिए था। उसे स्ट्रगल करना चाहिए था पीछे खड़े इंसान से छूटने का। पर लानवांगजी वो ऐसा कुछ नहीं कर रहा, बल्कि वो शांत उस पीछे खड़े अल्फा की बाहों में है, क्योंकि वो जान गया है कि पीछे खड़ा अल्फा कौन है। वही जिसका लानवांगजी हर रोज इंतजार करता है। लेकिन उसका इंतजार अब खत्म हुआ। लानवांगजी आगे कुछ सोच पाता। उसे महसूस हुआ कि पीछे खड़ा अल्फा उसे साथ लेकर विंडो के थ्रू उड़ गया है। लानवांगजी को ऊशियान ने सिक्योरली उसकी वेस्ट से पकड़ा हुआ है। लानवांगजी इस खुले आसमान में उड़ते हुए आज अपने आप को सब कुछ से आज़ाद महसूस कर पा रहा था। सभी चीज़ों से जिनके बीच वो बंधा रहा करता था, सेक्ट, जिम्मेदारियाँ। लेकिन आज वो सब कुछ भूल जाना चाहता है और इस पल को जीना चाहता है जिसे वो अभी जी रहा है। लानवांगजी अपने दोनों हाथों को फैला लेता है, इस डर से परे कि वो आसमान में है और किसी ने उसे पकड़ा हुआ है। अगर वो शख्स उसे छोड़ देता है तो लानवांगजी गिर जाएगा। क्या लानवांगजी को इतना विश्वास है उस शख्स पर, वो जिसे वो सिर्फ 3 रातें ही मिला है। ये बात वो ऊशियान सोच रहा है जो लानवांगजी को ऐसा करते देख रहा है। उसने तो कुछ और ही सोचा था कि लानवांगजी जो उसे जानता नहीं है वो उसे अचानक इस तरह से यहाँ से ले जाने का विरोध करेगा, उससे बचने की कोशिश करेगा, उससे डरेगा। पर लानवांगजी ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा, बल्कि वो इस ठंडी हवा को महसूस कर रहा है। ऐसा क्यों? तभी लानवांगजी जो अपनी आंखों को बंद किए हुए था, वो अब अपने फैले हुए हाथों को नीचे कर अपनी आंखों को धीरे से खोल पीछे पलटता है। ऊशियान की नज़र अब जाके लानवांगजी के चेहरे पर जाती है और जब वो चांद के उजाले में लानवांगजी के चमकते चेहरे को देखता है तो बस देखता ही रह जाता है। उसकी हार्ट बीट बढ़ चुकी है। लानवांगजी इतना ज़्यादा खूबसूरत है, ऊशियान को ये पता ही नहीं था। लानवांगजी के सिर्फ एहसास ने, उसके टच ने ऊशियान को लानवांगजी से प्यार करने को मजबूर कर दिया। और हालात ये है कि ऊशियान उसे अपने साथ ले जा रहा है, सबसे चुरा कर। तो सोचो अगर ऊशियान ने लानवांगजी को उसके खूबसूरत चेहरे को देख लिया होता तो ऊशियान का हाथ ही सोचते ही लानवांगजी की कमर पर टाइट हो जाता है। कभी नहीं, वो नहीं चाहता कि कोई उसके खूबसूरत ओमेगा पर नज़र उठाकर भी देखे। और अब तक तो वो अपने ओमेगा को जियांगचंग के आसपास के दायरे में भी रहने नहीं देता। उसने देर कर दी, पर उसने समय पर सही डिसीजन ले लिया
वरना वो लालवांगची को खोकर जिंदगी भर के पछतावे से घुट घुट कर मर जाता। ओशियान जितना ज़्यादा सोचे जा रहा था, उतनी ही उसकी पकड़ लालवांगची पर कस रही थी। ओशियान तब शांत होता है जब उसे अपने नेक पर कुछ फील होता है। वो धीरे से अपनी नज़र नीचे करता है और देखता है कि लालवांगची उसके सीने से लगा हुआ है और अपना सर उसके नेक में छिपाए हुए है। ओशियान की धड़कनें तेज हो जाती है। वो हैरान है लालवांगची के इस बिहेवियर से। उसे लगा था उसे लालवांगची को बहुत सी चीज़ें एक्सप्लेन करनी होगी, उसके अनकहे सवालों के जवाब देने होंगे, पर अभी उसे ऐसा क्यों लग रहा है कि शायद उसकी ज़रूरत नहीं होगी, या पता नहीं। ओशियान अभी कुछ भी नहीं सोचना चाहता। वो और टाइटली लालवांगची को अपनी बाहों में भर तेजी से ब्यूरल माउंट की तरफ बढ़ जाता है। लालवांगची ने देखा कि वो एक घनी अंधेरी जगह की ओर बढ़ रहे हैं, पर उसने कोई सवाल नहीं किया, ना कोई हलचल की, क्योंकि उसे इस अल्फा पर भरोसा है। ओशियान लालवांगची को लेकर सीधे अपने केव के अंदर आता है। लालवांगची इस जगह को देख अब ओशियान से अलग होता है और आसपास घूमकर इस जगह को देखने लगता है। ये केव घर है किसी का। यहाँ पर किसी के रहने की हर चीज़ मौजूद है। बड़ा बेड है, टी एंड स्टडी टेबल, किचन एरिया, वॉशरूम, सब कुछ। लालवांगची अब पलटकर ओशियान को देखता है, जो उसे ही देख रहा था। दोनों के बीच साइलेंस है। ओशियान इसीलिए क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा वो क्या बोले और कहाँ से शुरू करे। और लालवांगची, वो बहुत कुछ कहना चाहता है पर वो कह नहीं सकता। ओशियान अब साइलेंस को ब्रेक कर लालवांगची को टी टेबल की तरफ इशारा कर कहता है, यहाँ बैठिए राजकुमार लाल, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। लालवांगची अपना सर नोट करता है और टी टेबल के पास आकर बैठ जाता है। ओशियान लालवांगची के सामने वाले खाली स्थान पर जाकर बैठ जाता है। वो लालवांगची को देखता है जो उसे ही देख रहा है। लालवांगची ने नहीं सोचा था कि ये अल्फा इतना हैंडसम है। ओशियान पहले लालवांगची से वही सवाल करता है जिसका उसे डाउट है। ओशियान कहता है, राजकुमार लाल, क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? लालवांगची इस पर अपना सर हाँ में हिला देता है कि वो जानता है। ओशियान हैरान होता है, कैसे? ओशियान ये पूछ भी लेता है, कैसे? लालवांगची ओशियान को देख रहा है, पर वो कह नहीं रहा, और कहेगा भी कैसे, वो तो बोल ही नहीं पाता। ओशियान को जब ये रियलाइज़ होता है तो वो अपने एक हाथ को लालवांगची की तरफ आगे बढ़ाता है और धीरे से अपनी 2 फिंगर उसके फॉरहेड पर रखता है और अपनी आंखों को बंद कर कुछ स्पेल करता है। ओशियान अब अपने हाथ को पीछे कर लेता है। लालवांगची कंफ्यूजिंगली ओशियान को देख रहा है। ओशियान कहता है, अब मैं आपके मन में आप जो भी कहेंगे वो सुन सकता हूँ। आप मुझसे बात कर सकते हैं। लालवांगची को यकीन नहीं होता। वो बड़ी बड़ी आंखें कर ओशियान को देखता है। ओशियान कहता है, राजकुमार लाल, क्या आप बताना चाहेंगे कि आप मुझे जानते हैं? कैसे? क्योंकि मैडम ने तो आपसे ये कहा था कि जियांग आपके पास आएगा। फिर तभी ओशियान को रियलाइज़ होता है कि वो ये क्या कह रहा है। वो कहता है, मैं भी क्या बात कर रहा हूँ? आपको तो पता ही नहीं होगा कि आपके पीछे जियांग कबीले में क्या क्या होते आया है इन महीनों। आपको तो ये भी पता नहीं होगा कि आपके साथ जो रात में। तभी अचानक से ओशियान की बात को काटते हुए लालवांगची अपने मन में कहता है, मैं सब कुछ जानता हूँ। मैडम ने मुझसे झूठ कह के वो पत्र लिखा, जो कि राजकुमार जियांग के लिए नहीं, आपके लिए, भी ओशियान के लिए था। मैं उसी रात सब कुछ जान गया था जिस रात मैंने वो पत्र लिखा था। मुझे पता था कि कल रात मेरे कक्ष में जो आएगा वो राजकुमार जियांग नहीं, आप होंगे। मेरे साथ वो 3 रात आप थे। मैं शुरू से ये बात जानता था। मेरे अंदर आपका बच्चा है, ना कि राजकुमार जियांग का। मुझे सब कुछ पता है। ओशियान शॉकिंगली लालवांगची को देख रहा है। वो जो सोच रहा था वैसा तो कुछ है ही नहीं। लालवांगची को शुरुआत से सब कुछ पता था कि वो उसके साथ था, उसके साथ वो इंटीमेट हो रहा था, ना कि जियांग। लालवांगची ने कहा कि ये बच्चा उन दोनों का है,
उन रातों को जो हुआ, लालवांगची को पता था कि कौन उसके साथ वो कर रहा है। ऊशियान के अंदर सब कुछ जानकर एक अलग ही खुशी की लहर दौड़ जाती है। वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए कहता है, आपको आपको सब पता था, तो आपने मुझसे कुछ कहा क्यों नहीं? मुझे रोका क्यों नहीं? क्योंकि आपके साथ गलत हुआ था, आपसे झूठ बोला गया था, फिर भी आपने। लालवांगची कहता है, पहले मैं ये सब अपनी किस्मत समझकर स्वीकार कर रहा था, पर जब मैंने आपको महसूस किया, आपकी मुझे लेकर केयर, मुझे नहीं पता कैसे कैसे एक रात में ही पर मैं आपको चाहने लगा, आपसे प्यार कर बैठा। मैंने कोशिश की इसे स्वीकार ना करने की, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। मैं सचमुच दूसरी रात बेसब्री से आपके आने का इंतज़ार कर रहा था। ऐसी ही तीसरी रात भी, और उसकी अगली रात भी, जब मैंने अपने कक्ष में रोशनी की हुई थी, क्योंकि मैं उस रात आपको सब बताना चाहता था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि आप मेरे पास सिर्फ 3 रातें ही आएंगे। उस रात मैं आपका इंतज़ार करता रहा, पर आप नहीं आए। मैंने देर कर दी थी। उसके बाद सब कुछ बदल गया। सभी को पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, और अचानक से मैरिज। लालवांगची अपने मन में ये बातें कह रहा था और उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। ओशियान, जो चुपचाप लालवांगची की बातों को सुन रहा था, उसकी आइज टेढ़ी हो गई खुशी से, ये जानकर कि लालवांगची उसे प्यार करता है उसकी तरह। ओशियान उठकर लालवांगची के पास आता है और उसके सामने अपने एक नीज पर बैंड हो जाता है। वो धीरे से उसके फेस को अपने हैंड्स में होल्ड कर उसके आंसुओं को पोंछ कहता है, आप भी मुझसे प्यार करते हैं राजकुमार लान। लालवांगची अपना सर नोट कर देता है। ओशियान धीरे से लालवांगची को अपने सीने से लगा लेता है और कहता है, मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। आपको किसी और का होते नहीं देख सकता, इसीलिए आपको यहाँ ले आया हमेशा के लिए। आपको अब अपने से दूर कभी नहीं करूँगा। लालवांगची अपने मन में कहता है, मैं आपके अलावा किसी और का होना भी नहीं चाहता। ना ही मैं आपके अलावा किसी और का होता। मैंने अपने अंकल और काका को पत्र में बता दिया था कि मैं उनसे ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। कल जब वो यहाँ पहुँचते तो मैं उन्हें सब कुछ बता देता और जियांग कबीला छोड़कर आपके पास आ जाता। पर मैं खुश हूँ जो आप खुद मुझे यहाँ ले आए। ऊशियान को यकीन नहीं होता कि लालवांगची सब कुछ छोड़कर उसके पास आता, उसके लिए। ऊशियान उसके फेस को पकड़ अपने सामने करता है और कहता है, आप मुझसे इतना प्यार करते हैं। लालवांगची अपना सर नोट कर देता है। लालवांगची मन में कहता है, कल जब वो लोग मुझे यहाँ लेने पहुँचेंगे तो क्या आप मुझे जाने देंगे? ऊशियान ये सुनकर लालवांगची को कमर से पकड़ अपने पास खींच लेता है। लालवांगची सीधे ऊशियान की लैप में आ जाता है। ऊशियान कहता है, कभी नहीं, वो आपको छू तक नहीं पाएंगे। मेरे रहते तो आपको यहाँ से ले जाना तो बहुत दूर की बात है। लालवांगची ये सुनकर बिल्कुल छोटी सी स्माइल करता है। दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। लालवांगची स्लोली अपने फेस को ऊशियान के फेस के करीब ले जाने लगता है। ऊशियान पीछे नहीं हटता। वो भी अपने आप को लालवांगची के करीब झुकाने लगा है और देखते ही देखते दोनों के लिप्स आपस में टच हो जाते हैं। लालवांगची ऊशियान को किस कर रहा है इम्पेशेंटली, और ऊशियान उस किस में उसका पूरा साथ दे रहा है। काफ़ी देर ऊशियान को किस करने के बाद लालवांगची ऊशियान से अलग होता है। वो गहरी गहरी सांसें ले रहा है। लालवांगची अपने मन में कहता है, मैं आपको चाहता हूँ, अभी इसी वक्त मुझे प्यार करिए, बहुत सारा। मुझे आपकी ज़रूरत है, अब और इंतज़ार नहीं कर सकता। ऊशियान ये सुनता है। वो भी बहुत तड़पा है लालवांगची के लिए। वो कैसे अपने दिल को मनाया करता था, वो बस वही जानता है। वो लालवांगची को छूना चाहता है, उसे बहुत सारा प्यार करना चाहता है। ऊशियान तुरंत लालवांगची को अपनी गोद में उठा लेता है और उसे लेकर बेड की तरफ बढ़ जाता है। वो उसे बेड पर लेटाता है और लालवांगची के रोब्स को रिमूव करने लगता है। ऊशियान अपने भी रोब्स को रिमूव कर लालवांगची के ऊपर आ जाता है। तभी उसकी नज़र लालवांगची की बेली पर जाती है। यहाँ पर उनका बच्चा है। ऊशियान झुककर लालवांगची को वहाँ पर ढेर सारे किसेस करता है।
लानवांगजी इसे फील कर अपनी आंखों को बंद कर लेता है। वो अब वुशियान के फेस को अपने पास कर उसके लिप्स पर किस करने लगता है। वो बहुत ही डेस्परेट है वुशियान के लिए। लानवांगजी कहता है, मुझसे और सब्र नहीं होता, मुझे प्यार करो। वुशियान लानवांगजी के फोrehead पर किस करता है और उसे और इंतज़ार ना कराते हुए वुशियान लानवांगजी को प्यार करना शुरू कर देता है। लानवांगजी को बहुत अच्छा लग रहा है। वो ही जानता है कि उसे कितनी क्रेविंग होती थी वुशियान की, उसके टच की, पर आज वुशियान उसे टच कर रहा है। बहुत देर रात तक दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं और फिर एक दूसरे की बाहों में सो जाते हैं। वो दोनों जानते थे कि उनकी सुबह उतनी खास ना हो, इसलिए वो अपनी रात को बर्बाद नहीं करना चाहते थे। इस रात को एक दूसरे से प्यार करके बिता देना चाहते थे। जैसा सोचा था, सुबह सुबह ही सारे कबीले के लोग बेरल माउंट्स के सामने जमा हैं। वुशियान लानवांगजी का हाथ थामे केव से बाहर आता है। वुशियान को देखकर ही सबका गुस्सा उस पर फूट पड़ता है। सबसे पहले जियांगशेन कहता है, वी वुशियान, तुमने हिम्मत भी कैसे कर ली मेरे होने वाले ओमेगा को हमारे कबीले से यहाँ लाने की, वो भी तब जब हमारी मैरिज होनी है, और इस हालत में जब मेरा होने वाला ओमेगा हमारे बच्चे को इस दुनिया में लाने वाला है। वुशियान, जिसकी आइस जियांगशेन की बात सुनकर डार्क होते जा रही थी, वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और अपने हाथ को आगे करता है, जिससे वुशियान के हाथ से निकला ब्लैक स्मोक जियांगशेन की गर्दन को जकड़ उसे अपने स्थान से ही उठा लेता है। वुशियान अपने कोल्ड टोन में कहता है, अपनी गंदी जुबान से उसे अपना ओमेगा और मेरे बच्चे को अपना बच्चा कहना बंद करो, वरना मैं क्या करूँगा मुझे खुद नहीं पता। जियांगशेन तड़प रहा है, उस ब्लैक स्मोक से छूटने का स्ट्रगल कर रहा है, पर वुशियान, वो जैसे बिल्कुल भी इस मूड में नहीं है जियांगशेन को छोड़ने के। उसे जियांगशेन की वो शारी की गई हरकतें बहुत ही गुस्सा दिला रही है। खूबसूरती के पीछे इतने साल लानवांगजी का तिरस्कार करना, वैनकिंग के साथ होते हुए लानवांगजी को देख अपनी नियत पलटना और उससे मैरिज करने का सोचना। वुशियान का गुस्सा बढ़ते जा रहा है। मैडम यू चीख रही हैं, वुशियान से प्लीड कर रही हैं कि वो जियांगशेन को छोड़ दे। मैडम यू कहती है, वुशियान, तुम ये क्या कर रहे हो? भूल रहे हो कि वो होने वाला सेक्ट लीडर है जियांग सेक्ट का। क्या उसकी जान लेना चाहते हो तुम? अपने बाबा से किया वादा भूल गए तुम? मैडम यू की ये बातें वुशियान का गुस्सा और बढ़ा रही थी। तभी वुशियान का हाथ कोई टाइटली पकड़ लेता है। वुशियान अपने साइड में लानवांगजी को देखता है, जिसने उसका हाथ पकड़ा हुआ है और अपना सर ना में शेक कर रहा है। वुशियान जियांगशेन को छोड़ देता है और अपना हाथ पीछे खींच लेता है। जियांगशेन धड़ाम से ज़मीन पर गिरता है और अपनी सांसों को संभालने की कोशिश करने लगता है। लान कबीला जो वहाँ मौजूद है, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि बात क्या है और वुशियान ने अभी क्या कहा। और वांगजी को तो विभूषण किडनैप करके लाया था ना, तो वांगजी उसके साथ ऐसे आराम से क्यों खड़ा है? वो यहाँ उनके पास क्यों नहीं आ रहा? उनका वांगजी ऐसा तो नहीं था। आखिर बात क्या है? लांचरन लांशचन को देखते हैं। लांशचन कहते हैं, वांगजी, आखिर बात क्या है और तुम यहाँ पर क्यों हो इस अल्फा के साथ? तुम्हें पता है ना तुम जियांग क्लान के वारिस को लाने वाले हो। आज तुम्हारी राजकुमार जियांग से मैरिज थी, तो फिर ये सब? और तुमने हमें पत्र में ऐसा क्यों कहा कि तुम हमसे ज़रूरी बात करना चाहते हो? क्या बात है वांगजी? क्या कुछ हुआ है? वांगजी अपने अंकल और काका के सामने आता है। वो पहले उन्हें बो करता है और फिर लांशचन से साइन लैंग्वेज में कुछ कहने लगता है। सभी लोग लांशचन और लानवांगजी को देख रहे हैं। कोई भी नहीं समझ पा रहा कि उनमें क्या बातें हो रही है। जब लानवांगजी अपना कहना खत्म करता है तो लानवांगजी की सारी बातों को सुन लांशचन के तो चेहरे का रंग ही उड़ जाता है। वो बहुत ही ज़्यादा शॉक नज़र आ रहे हैं इस वक्त। लांचरन कहते हैं, श्रीचन, क्या बात है? वांगजी ने क्या कहा? लांशचन अपने अंकल को देखते हैं, फिर जियांग परिवार को, और वो सब कुछ सभी के सामने कहते हैं जो भी लानवांगजी ने उनसे कहा। वो सारी बातें जो इन 3 महीनों में हुई, और वो भी जब लानवांगजी जियांग कबीले में आया तो सभी ने उसके साथ क्या सलूक किया। उसे एक कमरे में कैद रखा। लानवांगजी के अंदर जो बच्चा है वो जियांगशेन का नहीं, वी वुशियान का है, वो भी मैडम यू की चाल की वजह से। सब कुछ जानकर
लांचरन और बाकी लोगों के पैरों के नीचे से ज़मीन ही खिसक चुकी थी। लांचरन गुस्से से मैडम यू और जांग फैमियन को देखते हैं और कहते हैं, इतनी बड़ी साजिश, हमारे क्लान के ओमेगा को इस तरह से ट्रीट किया गया सिर्फ इस वजह से कि वो बोल नहीं सकता। तो जो मर्जी वो करोगे। अब जो भी किया है उसकी पनिशमेंट के लिए तैयार रहिए। मैडम यू कहती है, मास्टर लान, मेरी बात सुनिए, ये सब बातें झूठ है। पर लांचरन बीच में ही कहते हैं, झूठ? झूठ आप बोल रही हैं मैडम यू। वांग जी कभी झूठ बोल ही नहीं सकता। सभी का शौक होना तो बनता था, पर जियांग चैंग, वो उससे भी ज़्यादा शौक है। वो अपनी माँ को देखता है। उसकी माँ ने ये कहा कि वो कभी फादर नहीं बन सकता। मैडम यू जियांग चैंग से अपनी नज़रें चुरा रही थी। जियांग चैंग अब लांचरन को देखता है और उनके सामने अपने घुटनों पर आकर कहता है, मास्टर लान, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं बस आपसे एक मौका चाहता हूँ। मैं लान वांग जी को खुश रखूँगा, आपको कभी निराश नहीं करूँगा। बस इस मैरिज को होने दीजिए। मैं कभी कोई गलती नहीं करूँगा। कृपया कर मेरी बात मान लीजिए। लांचरन जियांग चैंग से अपना फेस साइड कर कहते हैं, इतना सब होने के बाद मैं वांग जी की परछाई तक जियांग कबीले में ना पड़ने दूँ। तुम उससे मैरिज की बात कर रहे हो? कभी नहीं, बल्कि आप लोगों का क्लान तो अब आप लोगों के हाथ से जाने वाला है। तो जब क्लान का राजकुमार ही नहीं होगा तो मैरिज का तो सवाल ही नहीं उठता। लांचरन अपने डिसाइपल्स को देख कहते हैं, इन्हें लान कबीला ले जाया जाए। लशिश की पनिशमेंट के बाद इन दोनों माँ बेटे को काल कोठरी में डाल दो। यही इनकी पनिशमेंट है। और जियांग फैमिया, आपका क्लान अब आपके हाथों से छीना जाता है। कल्टीवेशन वर्ल्ड का हेड कबीला होने के नाते लान कबीला जियांग कबीले के नेतृत्व की जिम्मेदारी निये कबीले को सौंपता है। आज से जियांग कबीला निये क्लान के अंडर होगा। ने मेंगजो सामने आकर लांचरन को बो कर कहते हैं, मैं ये जिम्मेदारी स्वीकार करता हूँ। जियांग फैमियान कुछ भी नहीं कर पाते। उनका कबीला उनके हाथ से चला गया। मैडम यू जियांगचेंग चीखते चिल्लाते मिन्नतें करते रह जाते हैं, पर उन्हें माफ़ी नहीं मिलती। उन्हें लान डिसाइपल द्वारा लान कबीला ले जाया जाता है। सभी लोग भी जा चुके हैं। अभी लांचरन और लांशचन के सामने लानवांगजी और वी वुशियान खड़े हुए हैं। लांचरन कहते हैं, वांगजी, अब तुम हमारे साथ लान कबीला चलो। लानवांगजी अपना सर ना में शेक कर शाइन लैंग्वेज में कुछ कहता है। वो कहता है, नहीं काका, मैं यहीं पर रहना चाहता हूँ इनके साथ। इसीलिए नहीं कि मैं इनके बच्चे को बर्थ देने वाला हूँ, बल्कि इसीलिए क्योंकि मैं इनसे प्यार करने लगा हूँ और इनसे ही मैरिज करना चाहता हूँ। लांशचन ये सुनकर हैरान होते हैं। वो अपने अंकल को देखते हैं और उन्हें सब बताते हैं कि वांगजी क्या चाहता है। लांचरन वांगजी और वुशियान को देखते हैं। वुशियान अपना सर झुकाते हुए कहता है, आप मुझ पर भरोसा करके देखिए। राजकुमार लान को कोई भी तकलीफ नहीं होने दूंगा, ना ही हमारे बच्चे को। उन्हें बहुत खुश रखूंगा। मैं अब तक अकेले जैसे तैसे अपनी ज़िंदगी काट लिया करता था। इसीलिए नहीं कि मेरे पास कोई साधन नहीं था, बल्कि इसीलिए क्योंकि मैं अकेला था। जीने का कोई मकसद नहीं था। मेरे पास बस मैं था। पर अब मेरे पास राजकुमार लान है, जीने की वजह है, और उनके लिए मैं हर खुशी उनके कदमों में लाऊंगा। किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा। जानता हूँ मैं राजकुमार लान के काबिल नहीं हूँ, पर फिर भी अगर वो मुझसे कहे तो मैं 1 साल के अंदर अपना खुद का कबीला तैयार कर सकता हूँ। पर अगर वो ऐसा नहीं चाहते, वो मेरे साथ शांतिपूर्ण जीवन चाहते हैं, तो मैं उन्हें वो जीवन दूंगा। सब कुछ राजकुमार लान पे डिपेंड करता है। मैं बस उन्हें खुश देखना चाहता हूँ। लानवांगजी के फेस पर आज पहली बार बहुत प्यारी सी स्माइल है, जो लांचरन और लांशचन देख रहे हैं। उन्होंने पहली बार लानवांगजी को स्माइल करते देखा है। उन्हें इसके बाद कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं थी। वो वांगजी की खुशी चाहते हैं, और वांगजी की खुशी अगर वो शान है तो उन्हें कोई परेशानी नहीं। लांचरन कहते हैं, ठीक है, हम जल्द ही तुम दोनों की मैरिज कराएंगे, लान कबीले में ही। ओशान लानवांगजी एक दूसरे को देखते हैं, वो भी प्यारी सी स्माइल के साथ। अब यहाँ से देखते हैं पूरे 2 साल बाद लानवांगजी धीरे धीरे चलकर केव से बाहर आता है, क्योंकि वो अभी 5th मंथ प्रेग्नेंट है। वो बाहर आकर 2 शैतानों को देखता है और उनके पीछे आकर खड़ा हो जाता है। वो दोनों अपने में ही मगन हैं। ओशियान एक बच्चे को मिट्टी में बो रहा है, जैसे किसी बीज को बोया जाता है।
और वो बच्चा खिलखिलाकर हंस रहा है जैसे उसे इसमें मज़ा आ रहा है। तभी वो बच्चा ऊपर देखकर एकदम से चुप हो जाता है। ओशियान जब बच्चे की इस खामोशी को महसूस करता है तो अपना सर पीछे कर देखता है, जहाँ जहाँ वो बच्चा देख रहा है, और अपने सामने लालवांगची को गुस्से में खड़ा देख ओशियान डर जाता है। वो जल्दी जल्दी उस बच्चे को मिट्टी से बाहर करता है और उसे गोद में लेकर खड़ा हो जाता है। ओशियान ऑकवर्डली स्माइल के साथ कहता है, लाजन, वो युआन पूछ रहा था कि रेडिस कैसे बाहर आते हैं, तो मैं उसे बता रहा था। लालवांगची मन में कहता है, उसे यूं इस तरह जमीन में बोकर। और युआन अभी 1.5 साल का है, उसने आपसे कैसे कुछ कहा? ओशियान अपने दांत दिखाते हुए कहता है, मैं उसके मन की बात समझ जाता हूँ, जैसे मैं तुम्हें समझ जाता हूँ। लालवांगची अपनी आई रोल करता है। ओशियान लालवांगची के पास आकर उसे साइड से हक करते हुए कहता है, पता है, जब तुम गुस्सा करते हो ना तो इतने प्यारे लगते हो कि मेरा मन करता है तुम्हें उठाकर बेड पर ले जाऊं और सुबह तक तुम्हें बेड से उठने ही ना दो, इतना प्यार करूं तुम्हें। लालवांगची के ईयर ये सुनकर रेड हो जाते हैं। वो अपने मन में कहता है, सेमलेस। ओशियान हंसते हुए कहता है, हाँ, बस तुम्हारे लिए। लालवांगची अपने हस्बैंड से नहीं जीत सकता, वो बस वहाँ से भागना ही सही समझता है। और वो अपने बेटे को लेके लाजान के पीछे चला जाता है, उसे और टीज करने। लालवांगची ने इस शांतिपूर्ण जीवन को चुना था। उसे किसी सेक्ट की ज़रूरत नहीं थी। वो ओशियान के साथ बस पीसफुल लाइफ चाहता था, जो वो अभी जी रहे हैं। इसके साथ ही ये एफ यहीं पर कंप्लीट होता है। मुझे बताना आपको पसंद आया कि नहीं, ओके। और दूसरे एफ को भी मैं कंप्लीट कर दूँगी कल, ओके। फिर मिलते हैं, बाय बाय।